गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। आज है 3 दिसंबर। आज के दिन की मुनासबत से हम बात करेंगे और इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ जो कदम हम बढ़ा रहे हैं और जो बढ़ाने चाहिए उस पर बात करते हैं। पर्सनस विद डिफरेंट एबिलिटी या पर्सनस विद डिसेबिलिटी, अफराद बहम माजूरी, इनका ये दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। कितना ज़रूरी है कि हम समझें, उनके इश्यूज़ को समझें, हम उनके लिए माशरे को कंड्यूसिव करें, हम इन्वायरमेंट को कंड्यूसिव करें, हम उनको जो दरपेश चैलेंजेस हैं उसको समझते हुए उनके लिए ऐसे मौके पैदा करें कि वो बिल्कुल अपने आप को अलग ना समझें और इस सोसाइटी में इंक्लूड हों, अपना रोल प्ले कर सकें। और ये जिम्मेदारी हम सबके ऊपर भी है कि किस तरीके से हम उनको इंक्लूड करते हैं, किस तरीके से हम उन्हें एक इज्जत दे सकते हैं जो कि वो डिज़र्व करते हैं, जिसके वो मुस्तहिक हैं, और ना कि ये कि हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ से महरूम कर दें। हम ये कहें कि नहीं, ये अपॉर्चुनिटीज़, ये शायद ये काम ये ना कर सकें, हम क्यों इनको मोटिवेट करें, हम क्यों इनको एक तो ये कि उनके अंदर जो सलाहियतें हैं वो तो मौजूद ही हैं ना। कोई एक चीज़ चले जाने से बाकी की जो स्किल्स हैं वो तो नहीं ख़त्म हो जाती ना, वो सारी स्किल्स वहीं पर मौजूद हैं। और हम सबको अपने जितने भी एंटरप्रेन्योर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, जितने लोग जो कि ये हैसियत रखते हैं कि वो मोटिवेट कर सकते हैं, ऐसे लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल कर सकते हैं, उनके लिए कोई बेहतर इक़दामात ले सकते हैं, उन सब लोगों को आज के दिन आगे बढ़ना चाहिए। एब्सोल्युटली। और इसमें सभी हमें ये बात भी करनी चाहिए कि जब हम अफराद बाहम मजदूरी की बात करें, उसके साथ उनकी फैमिली है, जिनके आसपास के लोग हैं, हमें उनके लिए भी चीज़ें और आसान करने की ज़रूरत है। यानी वो प्रोफेशनल लाइफ में भी, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी एक ज़िम्मेदारी होती है जिस तरीके से वो अपने फैमिली मेम्बर को लेकर चल रहे होते हैं। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम उनके लिए भी इन्वायरमेंट को ऐसा कंड्यूसिव रखें कि जब ये अंडरस्टैंड करते हुए कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तमाम जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देते हुए जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चल रहे हैं। सो वी एज अ सोसाइटी नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस कि हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा उनको माहौल देना है ताकि वो बेहतर तौर पर अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे सकें। सो ये ज़रा ग्लोबल लेवल पे जिस तरीके से आज पूरे दिन बात होती रहेगी, पाकिस्तान में भी बिलखुसूस सेमिनार्स भी होते हैं, इवेंट्स भी होते हैं, बात भी हो रही होती है और काम भी हो रहा है। बट ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ताकि ये दिन जो हम मनाते हैं ना सिर्फ एक दिन, उसकी ज़रूरत भी ना रहे, हम बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाए सब कुछ, उस दिन की तरफ हमें बढ़ना है। हम अचीवमेंट्स पे बात करें, हम सॉल्यूशंस जो हमने किए एक साल में, हमने क्या अचीव किया, हम बहुत प्राउडली हम उन चीज़ों पे बात कर रहे हों, हम उनको सेलिब्रेट कर रहे हों, ये बड़ा ज़रूरी है। और आई एम श्योर कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हम मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे क्योंकि सोच बदल रही है और मज़ीद सोच बदलेगी। एब्सोल्युटली। ऐसे आज प्रोग्राम में आगे बढ़ता है, अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, तो ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मेहमान साथ मौजूद होंगे, बिलखुसूस आज के दिन की मुनासबत से भी हम बात करेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, मुस्कुराते हुए दिन का आगाज कीजिए। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा बात करते हैं पेरेंटिंग के हवाले से। दौर बदल रहा है, पेरेंटिंग स्टाइल भी अब बदलने की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे पेरेंट्स अभी तक वही ट्रेडिशनल स्टाइल को ही फॉलो कर रहे होते हैं और फिर बाद में ये गिला कर रहे होते हैं कि बच्चा जो है वो उस तरीके से हमारी बात नहीं मान रहा या हम उससे डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं। ये मामलात होते हैं जब आप फिर नए दौर के हिसाब से नए पेरेंटिंग स्टाइल्स को नहीं अपना रहे होते। चैलेंजिंग ज़रूर होगी है पेरेंटिंग, क्योंकि अब पेरेंट्स से जब मैं बात करती हूँ वो कहते हैं कि हाँ अब पेरेंटिंग चैलेंजिंग है, क्योंकि ये जो जनरेशन गैप आया ना, ये शायद हमारी बारी पे इतना नहीं था जितना अब आ गया है, या फिर अब की जनरेशन बात करने लगी है और हमारी बारी ये स्पेस नहीं दी जाती थी कि हम इन बारों में सोचें या कुछ भी, चुप करो, हमें कहते थे चुप करो। अब जो है वो इमोशंस को समझा जाता है और जो हमारी नई जनरेशन है, जेन ज़ी बात करें, अल्फ़ा बात करें, वो एक्सप्रेस करती है, वो बात करते हैं। सो आज ज़रा बात करें कि पॉजिटिव पेरेंटिंग, क्या गलतियां हैं जो हम कर रहे होते हैं, किस तरीके से पेरेंटिंग को हम बेहतर बना सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी एक्सपर्ट हैं पेरेंटिंग के, इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत ज़बरदस्त वो काम कर रही हैं, बहुत से पेरेंट्स को सपोर्ट कर रही हैं, बहुत पेरेंट्स को सपोर्ट करिए। वो कैसे कर रही हैं उनकी ज़ुबानी हम सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी मिसबा खुर्शीद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मिसबा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ज़रा अपने इनिशिएटिव के बारे में हमें ज़रूर बताइएगा कि कितना इम्पोर्टेंट आपने समझा कि यंग मदर्स को सपोर्ट किया जाए। इनफैक्ट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, जब मैंने एज अ टीचर काम करना शुरू किया
तो जब मैं हाउसवाइफ थी तो मुझे लगता था कि आप सिर्फ घर को और बच्चों को देख सकते हैं और ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है जो बाहर जाके काम करना। बट व्हेन आई स्टार्टेड तो मुझे लगा कि एक तो हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि अगर आप वर्किंग मदर हैं तो आप अच्छी मदर नहीं हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप अच्छी मदर हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अब वक्त के साथ साथ थोड़ा चेंज हुआ है, क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन कि आप वर्किंग हैं या आप हाउसवाइफ हैं। दोनों सूरतों में आप बैलेंस किस तरह करते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हो के भी अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे और आप फैमिली पॉलिटिक्स में हैं या और तरह के इंटरेस्ट हैं आपके, तो भी आप अपने बच्चे को टाइम नहीं देंगे। लेकिन अगर आप वर्किंग मदर हैं और स्टिल यू आर वर्किंग विद योर चिल्ड्रन ऑल्सो, तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों की ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट, उनकी हेल्थ और इन इश्यूज़ को कितना ज़्यादा आप सीरियस लेते हैं। तो आजकल तो मेरे ख्याल में जैसे आप कह रहे थे ना कि हमारे ज़माने में कहते थे चुप हो जाओ, चुप भी नहीं कहते थे, सिर्फ आंख से देखते थे। हाँ, सही तो बात फिर है। आपकी ज़रूरत नहीं होती थी। तो कि अगर माँ बाप ने कह दिया कि ये करना है और ये नहीं करना, सो यू कैन नॉट से कि क्यों नहीं करना। लेकिन आज का बच्चा जब पेरेंट्स कहते हैं कि जी आप ये नहीं कर सकते और आप ये कर सकते हैं, तो बच्चा पूछता है वाई, वाई आई कैन नॉट डू, हम क्यों नहीं कर सकते जब बाकी लोग कर रहे हैं। तो उसमें फिर आपके पास सॉलिड रीजंस होने चाहिए बीइंग अ पेरेंट कि आप अपने बच्चे को इस चीज़ पे राज़ी कर सकें कि अगर हम कुछ कह रहे हैं तो वो बच्चे के बेनिफिट में कितना है। फिर आपको पता है ट्रेंड्स चेंज होने के साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा अब है कि एक तो कंपैरिजन्स बहुत होते हैं, फिर कॉम्पिटिशन्स, फॉल्स काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन होते हैं। तो आई थिंक कि जो यंग मदर्स हैं उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एक तो अपने बच्चों को कंपेयर ना करें एक दूसरे के साथ। इवन कई दफ़ा ये होता है कि हमारे पास पेरेंट्स आते हैं तो मतलब मदर्स कहेंगी कि देखें बड़ा वाला तो इतना लायक था, ये तो पढ़ता नहीं है। एवरी चाइल्ड हैज़ हिज ओन एबिलिटीज़ और हर बच्चे का अपना एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मतलब उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट, और वो ना आपके एनवायरनमेंट से बनती है। देखें अगर आप ये कहते हैं ना कि आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं या 4, खैर आजकल तो होते भी नहीं हैं 4 या 5 बच्चे, ज़्यादातर 2-3 ही होते, तो उनमें एक कंपैरिजन आप नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि आपने उन सबको एक जैसा एनवायरनमेंट नहीं दिया। आप कहते हैं बीइंग पेरेंट्स कि हमने दिया है सेम अमाउंट ऑफ लव, सेम अमाउंट ऑफ मनी, सेम अमाउंट ऑफ टाइम, बट नहीं। आपका पहला बच्चा होता है ना, तो आपका भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है बीइंग अ पेरेंट। अब बच्चा क्या कर रहा है, इसे वॉमिट तो नहीं करी, इसको ठंड तो नहीं लगी, बहुत सारी चीज़ें उस पर डाल दी। अब उसने क्रॉल करना शुरू किया, ओ देखो ये क्रॉल कर रहा है, देखो ये खड़ा हो गया, ओ इसका तो एक दांत निकल आया। दूसरा जो होता है खुद ही क्रॉल करता है, गिरता है, पड़ता है, दांत भी निकल आते हैं, कोई नहीं देख रहा होता। अच्छा, वैसे दैट्स ट्रू, ये होता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने सेम अमाउंट ऑफ लव केयर दिया? केयर करते हैं पेरेंट्स, ये बात नहीं है, बट अनइंटेंशनली आपका वो अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब आपका टाइम वो नहीं होता, आपका प्यार तो होता ही है, कोई माँ बाप ये नहीं कह सकता, लेकिन जो पहले बच्चे के लिए होता है ना, और फिर अगर जॉइंट फैमिली हो तो वो एक बच्चा जो है ना 4, 5, 6 माँ बाप का एक बच्चा सही बात है। नाना नानी, दादा दादी और माँ बाप, तो ऑब्वियसली उसके 6 पेरेंट्स होते हैं उस बच्चे के। घर में चाचू भी हैं, बिल्कुल, वो उनका भी बच्चा हो जाता है फिर। सही बात है। तो इसलिए एनवायरनमेंट जो है ना वो बहुत मैटर करता है एक बच्चे की ग्रोथ के लिए। फिर देखें, हम कहते हैं कि हर बच्चा जो है ना वो बहुत प्योर पैदा होता है। ये सारा एनवायरनमेंट होता है, उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, उसके आगे पीछे जो भी लोग हैं वो कैसे बात कर रहे हैं, कैसे उसको, मतलब कोई भी बच्चा ना खुद से कुछ नहीं सीखता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट। कि ठीक है, नेचुरल भी एबिलिटीज़ बच्चों के अंदर होती हैं, लेकिन आप बीइंग पेरेंट उन चीज़ों को किस तरह हाईलाइट करते हैं। अब अगर आप 2 मदर्स हों, उनको कंपेयर करें, एक माँ है वो बस मतलब उसको ये फ़िक्र होगी कि जी मैं ये भी पका लूँ, वो भी पका लूँ, हस्बैंड आएगा ऑफिस से, मतलब ठीक है ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम है, लेकिन अगर आपका बच्चा निगलेक्ट हो रहा है उसमें,
तो आपकी वो हांडियाँ, वो चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है। हमने कुछ फैमिलीज देखी हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि मदर्स बहुत मैं कहूँगा खप रही होती हैं इस मामले में कि अच्छा बच्चे को मैंने देसी चिकन बना के देना है, अब मैंने आज इसको मटन देना है, आज मैंने इसको फिश देनी है, अब मैंने इसको इस टाइम पे ये खिलाना है, ये पिलाना है। वो इतनी फोकस्ड बच्चे की डाइट से मुताल्लिक होते हैं कि बाकी चीज़ें निगलेक्ट हो जाती हैं। लेकिन वो बच्चे के साथ कनेक्टेड होते हैं। देखिए जो माँ ये सोच रही है ना कि उसने मटन देना है, कनेक्टेड है। मेरा पॉइंट क्या, आई थिंक आप जो बात कर रहे हैं वो ये कि जो होता है ना, एक लाइफ में बैलेंस होना ज़रूरी है। आपने देखें, आपने रिलीजियसली भी अपने बच्चे को ब्रॉटअप करना है, आपने उसके खाने पीने का भी ख्याल करना है, आपने उसको बड़ों की रिस्पेक्ट करना भी सिखाना है, आपने सोशल वैल्यूज भी तो सोशल वैल्यूज़। देखें, अगर मैं अपने बड़ों से बदतमीज़ी से बात करूंगी तो मैं अपने बच्चे को नहीं कह सकती कि तमीज़ से बात करो, ठीक है। अगर मैं खुद झूठ बोलूंगी तो मैं अपने बच्चे को कैसे कहूंगी कि बेटा तुमने झूठ नहीं बोलना, ठीक है। ये ऐसे ही है कि बाप खुद सिगरेट पी रहा और बच्चे को कहेगा कि नहीं, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। हम फोन की बात कर रहे होते हैं हमेशा कि फोन बच्चा इस्तेमाल, आप बच्चे के सामने खुद क्यों स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल आप खुद क्यों फोन यूज कर रहे हैं, टीवी की हम बात कर रहे होते हैं, आप बच्चे के सामने टीवी क्यों ज्यादा देख रहे हैं, आप उसके साथ एंगेज क्यों नहीं हो रहे। और फिर उसके अलावा ये भी है कि देखिए, जब बच्चे थोड़े से आपके बड़े होते हैं ना तो वो बाहर जाने लगते हैं। पहले तो आपका एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें आपको अपने बच्चे के ऊपर फोकस करना होता है, आपको अपने आप को ना स्ट्रीमलाइन करना है बच्चे के हिसाब से कि उसकी लाइफ में इस वक्त क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे आपने हेल्थ की बात की, जब बच्चा चल फिर नहीं रहा, मतलब थोड़ा छोटा है और वो सब, तो आपका सिर्फ फोकस खाने पे होता है, ठीक है। लेकिन जब फिर वो बोलने लगता है, जब वो फिर बाकी चीज़ें सीखने लगता है, तो उस वक्त फिर आपका फोकस इस चीज़ पे भी है कि आपका बच्चा वैल्यूज़ क्या सीख रहा है, ठीक है। तो आपको जैसे शायद मतलब अब तो वो जैसे ना हर ज़माने में कहते हैं कि जी ज़माना बड़ा ख़राब है, तो ज़माना ख़राब नहीं होता, क्योंकि ज़माना तो हम लोगों से ही है ना। तो और फिर अगर आप ये कहें कि जी आजकल के बच्चे नहीं बात सुनते, तो शायद जब हम अपने पेरेंट्स के साथ होते थे तो हमारे पेरेंट्स भी कहते होंगे कि जी ये बच्चे तो बात ही नहीं आजकल सुनते, क्योंकि जेनरेशन गैप होता है ना, एक जेनरेशन गैप होता है, और पेरेंट्स को भी ना उस गैप को समझने की ज़रूरत है। या इवन दादा दादी, नाना नानी, वो भी बच्चों के ऊपर ना इस चीज़ का एक बोझ सा नहीं डाल सकते कि तुम आजकल के बच्चे बहुत बिगड़े हुए हो, बिकॉज देखो बच्चा सिर्फ ज़माने से तो नहीं सीख रहा, बच्चा पहले अपने घर से सीख रहा है। कहते हैं ना माँ जो है, ऐसे में ये कितना इम्पोर्टेंट होता है कि पेरेंटिंग सिर्फ पेरेंट्स के कंट्रोल में ही हो। मैं ये क्यों कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि माँ मना कर रही है, बाज़ औक़ात बच्चा कुछ गलत कर रहा है, हाँ। दादी आ जाएंगी बच्चे को लाड करना, नानी आ जाएंगी बच्चे को लाड करना, चाचू मामू जो भी घर में बाकी लोग हैं, हाँ जी। और बच्चा माँ के अगेंस्ट होगा, वो ये नहीं समझेगा कि मेरी माँ मुझे किसी गलत चीज़ से मना करी है, या उसको ये समझाना कि ये चीज़ गलत है, वो गलत का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ रहा, उसको रहा कि मेरी तो ढाल है बहुत सारे लोग वहाँ पे। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है जी, ये बहुत ज़्यादा। इसके लिए ना पूरी फैमिली को एक चीज़ मेरे ख्याल में डिसाइड करनी चाहिए। जैसे मैं ये समझती हूँ कि देखिए, अगर मैंने अपने बच्चे ब्रॉटअप कर दिए, अब आगे उनके बच्चे, तो नाउ दिस इज़ हमारा काम सिर्फ उनको प्यार करना है या उनको टाइम देना है, बाकी उनकी जो तरबियत है ना वो उनके माँ बाप ने करनी है। उन्होंने कब सोना है, कब उठना है, किस स्कूल जाना है, कैसे पढ़ना है, और हमें अलाइन रहना पड़ेगा उनके साथ। बिल्कुल। और हम मतलब उन बच्चों को कंफर्ट दे सकते हैं, अपने बच्चों को हम हेल्प आउट कर सकते हैं, उनको फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, उनको केयर दे सकते हैं अगर उनको हेल्प चाहिए हमारी बच्चे को देखने के लिए। लेकिन आई थिंक प्योरली इट्स पेरेंट्स ड्यूटी कि आप अपने बच्चे को किस तरह ब्रॉटअप करते हैं, क्योंकि जब बहुत सारे लोग मिलके एक बच्चे को काम खराब हो जाता है, तो वो बच्चा वो बच्चा बिगड़ जाता है। ना कि बच्चा वो सीख रहा होता है जो उसके इर्द गिर्द होता है। बिल्कुल। मैंने अक्सर फैमिलीज में ये देखा है कि पेरेंट्स तो बच्चे से तमीज़ से बात कर रहे हैं, उसको तमीज़ सिखा रहे हैं, बता रहे हैं सब कुछ, अच्छी लैंग्वेज में बात की भी बहुत ज़रूरी है, रवैया बच्चा सीख रहा है। हाँ। और रवैया है वो ऊंचा बोलना है, आहिस्ता बोलना है, किस लहजे में क्या बात कम्युनिकेट करनी है। बच्चे अगर उनका कोई ड्राइवर है या मेड है जो फाउल लैंग्वेज बोल रहा है, या तो देखिए बच्चे को मतलब भी नहीं पता होता उन लाइक बैड वर्ड्स का या जो भी, मगर वो यूज़ कर लेते हैं कि उनको ये पता है कि गुस्से में आप ये कह सकते हैं। हाँ। तो अब कई दफ़ा हम बच्चों से कहते हैं कि बेटा आपने ये क्यों ये वर्ड बोला है, ये कौन कहता है, तो फिर वो बताते हैं कि जी फ़लाँ ने मेरे सामने कहा या उसने कहा तो मैंने भी इसलिए बोल लिया।
तो बच्चे का ना ये बहुत ही डेलिकेट, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत टाइम टेकिंग है कि एक बच्चा आपने कैसे अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना है। जब भी पेरेंट्स हमारे साथ डिस्कशंस करते हैं ना, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि देखें, आप मतलब पूछते हैं कि जी बच्चे को आप क्या क्या सिखाते हैं, तो मैं उनको सिर्फ एक बात कहती हूँ कि मैं इनको अच्छा इंसान बनाऊँगी, मैं इनको वैल्यूज़ सिखाऊँगी। जो एक अच्छा बच्चा, एक इफ़ अ चाइल्ड इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो खुद ही अच्छा मुसलमान भी बन जाएगा। सही बात है, ठीक है, क्योंकि अच्छा सारी वैल्यूज़ जो है ना वो एक अच्छे इंसान के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें हम यही अपनी मदर्स को भी गाइड करते हैं कि ये जो एक ब्लेम गेम होती है ना, कि अच्छा बच्चा है तो नाना नानी ने बनाया है, या दादा दादी, बाप कहेगा दादा दादी ने बनाया है, या फिर बाप कहेगा मेरी वजह से बच्चा अच्छा है। अगर बुरा हो गया, खुदा ना खास्ता, घर में देखते हैं ना मिसबा साहिबा, जरा बच्चे ने कोई गलती की तो माँ की देखें आपके बेटे ने क्या किया है, हाँ फौरन से इवन फिर बाप भी यही कहता है, हाँ, ये तो तुम्हारे ऊपर ही चला गया। ठीक है, और हम उसके सामने कह रहे होते हैं और काम खराब कर रहे होते हैं। माओ को ज्यादा हम ब्लेम करते हुए देख रहे होते हैं। इनफैक्ट बेटा माँ ने तरबियत नहीं की, माँ ने नहीं सिखाया, हम बहुत ज्यादा। इनफैक्ट अगर देखा जाए ना तो मेन पर्सन इज मदर। ठीक है, तो मैं ये समझती हूँ कि मदर को सारे राइट्स देने चाहिए। मतलब दिस इज़ माय मैसेज टू ऑल ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो, जो नाना नानी हैं या दादा दादी हैं, कि माँ को फुल पावर दें, उसको फुल अथॉरिटी दें कि वो अपने बच्चे का अच्छा सा ब्रॉटअप कर सके। और जो उन्होंने फिर तय कर लिया ना कि इन पैरामीटर्स पे चल के हम बच्चे की तरबियत करेंगे, तो बाकी सारे सिस्टम ने अलाइन होना है उसके साथ। जी बिल्कुल, फादर ने भी होना है, ग्रैंड पेरेंट्स ने भी होना है, आपके साथ जितने रिश्ते जुड़े हैं उन सब ने होना है, क्योंकि वो मदर ने एक सेट कर दिया है डिस्कोर्स, अब आपने उसके साथ अलाइन होकर चलना है। दिस इज़ वेरी ट्रू, और मैं खुद भी ये समझती हूँ कि जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। और उसमें देखें, जैसे अब मदर के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि उसने पूरे घर को जब देखना है तो अपने बच्चे को कब देखेगी। तो आप लोगों को मतलब जो सीनियर हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं या माँ बाप हैं लड़के के या लड़की के, उनको इस चीज़ को रियलाइज़ कराना चाहिए कि आप लोग अपने बच्चों को टाइम दे चुके हैं। अब आपके बच्चों का टाइम है कि वो बच्चों की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को टाइम दे। तो इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी कम करें ताकि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। बहुत इंपॉर्टेंट बात तो भी आपने की है। जी, और आप देखें जो बच्चा माँ बाप के साथ गेम्स खेलता है या उनसे काम सीखता है या जो भी, तो उसके साथ ज़िंदगी भर रहेगा। फिर उसको रिश्तों की भी वैल्यूज़ होती हैं। जब आप एक घर के अंदर ना इमोशनल अटैचमेंट होगी ना जी बिल्कुल, और अगर आप घर के अंदर एक महाज सा तैयार कर देंगे ना, तो आपका बच्चा सारी ज़िंदगी लड़ता ही रहेगा, क्योंकि उसने घर से ही ये सीखा है कि आमने सामने इधर किससे लड़ना है, कौन सा रिश्ता कहाँ लड़ रहा है। तो मेरे ख्याल में हमें अपने बच्चों की पॉजिटिव पेरेंटिंग में ना खुद पॉजिटिव होने की बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ऐसे में अब जो वर्किंग वुमेन है जी, ज़ाहिर उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि उन्हें ज़ाहिर है सुबह से लेकर शाम तक जो भी वर्किंग आवर्स है उनके उन्हें काम पर जाना है। अब स्पेशली न्यूक्लियस फैमिली में हम देखते हैं कि उनके पास ऑप्शन भी नहीं होते बिकॉज बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग। अब ऐसे में जिस तरह आप काम कर रही हैं, आपका इदारा भी है माशाल्लाह, आपने डिफरेंट सेटअप्स बनाए हुए जहाँ पे वर्किंग, जिसमें डे केयर भी है, जिसमें आफ्टर स्कूल भी। थोड़ा सा मैं चाहूँगा इस कॉन्सेप्ट से मुतालिक बात कीजिएगा, ये कितना ज़रूरी है। इदारों के अंदर भी हम देखते हैं कि ठीक है डे केयर होते हैं जो कि ज़्यादा और इक्विप्ड होने चाहिए, नॉट जस्ट कि बस आपने बच्चा वहाँ बिठा दिया है वो खेलता रहे। नो, साथ तरबियत का एलिमेंट अटैच हो, यानी साथ उसका होमवर्क का एलिमेंट भी हो, साथ उसका ट्यूटर या कुरान या जो भी उसने एक रूटीन में पढ़ना है घर पे, जो कि मदर अगर नहीं है घर पे तो वो कर सके। हाउ आर यू मैनेजिंग दिस? इनफैक्ट मुझे ज़रा बच्चे बचपन से बहुत अच्छे लगते थे शायद, तो हमारी स्ट्रीट के सारे बच्चे ना हमारे घर होते थे। तो वो मैं कुस्तानी टाइप होती थी कि सारे बच्चों को मैंने काम कराने हैं। तो हमारी स्ट्रीट की सारी लोग जो थे वो बड़े इस चीज़ से खुश होते थे कि जी बच्चे मेरे पास आ गए। हालांकि मैं उस वक्त खुद शायद 6th-7th में पढ़ती थी, बट आई लव टीचिंग सिंस देन। एक मतलब होता है ना पाकिस्तान में, आपको पता है ज़्यादा ये होता है कि बेटी या डॉक्टर बने या इंजीनियर बन जाए, तो टीचिंग की तरफ लोगों का इतना नहीं होता है। लेकिन मुझे बचपन से बहुत शौक़ था, तो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग तो मुझे ये लगा कि बहुत सारे लोगों की ना बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास तौर पे वर्किंग मदर्स की। और आपको पता है कि पाकिस्तान आज भी वहाँ खड़ा है कि अच्छा पढ़ लिख लिया है तो क्या करना है, नौकरी की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये एक ग्रोथ है,
आप देखें एक लड़की पढ़ लिख के डॉक्टर बन गई, उसने अपने 4, 5, 6 साल लगा दिए, लेकिन उसके बाद उसको अलाउड नहीं है कि वो काम करे। इसी तरह कोई बैंक में है या कुछ ऐसे, तो मतलब कई दफ़ा ये होता है, मैंने अपनी एज की जो औरतें अपने बच्चों के रिश्ते देख रही होती हैं, तो नहीं जी वो तो बैंक में काम करती है, हमने तो नहीं उसके साथ रिश्ता करना। तो मेरे ख्याल में इस कॉन्सेप्ट को, इस माइंडसेट को चेंज होना चाहिए कि वर्किंग लड़कियां जो हैं वो भी अच्छी मदर्स हो सकती हैं। तो हमारे सेटअप में ये एक चीज़ है कि मुझे बहुत आप समझें कि एक फीलिंग्स है इन मदर्स के लिए कि सुबह से दोपहर तक शाम तक काम कर रही हैं, तो उनके बच्चे हमारे पास हैं, तो उनको किसी चीज़ की कमी ना महसूस हो, और फ्रेश उनको खाना वगैरह बना के देते हैं, जो भी मतलब बच्चों की रिक्वायरमेंट है पेरेंट्स हमें बता देते हैं, मदर्स बता देती हैं। एंड देन सेकेंडली ये होता है कि उसमें क्योंकि उनकी ग्रोथ भी हो रही होती है ना, तो उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट का भी ख्याल रखना पड़ता है, तो उसके लिए हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ बनाई हुई हैं। डिफरेंट एज ग्रुप को हम डिफरेंट जगहों पे रखते हैं, उनके एज के अकॉर्डिंगली उनकी सारी एक्टिविटीज़ मैनेज करते हैं। जैसे हैंड कंट्रोल डेवलप होना है, स्कूल जाने से पहले आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप होना है। तो जब मैंने अपना मॉन्टेसरी का कोर्स किया था, तो उसमें ये हमने बड़ी अच्छी चीज़ें सीखी थी कि छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम इग्नोर करते हैं बच्चों के, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, और जैसे प्ले बेस्ड लर्निंग होती है। अब बच्चा जो है वो ये चीज़ उठाएगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, उसने एक्सप्लोर करना होता है, तो ड्रॉर खोलेगा बंद करेगा, खोलेगा बंद करेगा। तो उसमें जो है पेरेंट्स बड़े तंग पड़ते हैं, घर में जो बड़े होते हैं कि ये क्या गंद मचा दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट से ज़्यादा घर की हर चीज़ अपनी जगह पे पड़ी हुई, क्योंकि घर में और म्यूज़ियम में फ़र्क होता है। सो चाइल्ड शुड एक्सप्लोर। अब बच्चों का घर तो नजर आना चाहिए कि बच्चों का घर है, बच्चों का घर है। इवन मैं तो वैसे भी कहती हूँ कि घर नजर आना चाहिए कि घर है। बिल्कुल। अक्सर लोग अपने रिश्ते खराब कर देते हैं तो इसलिए कि अच्छा वो फलाना ये है और घर गंदा हो जाएगा, घर खराब हो जाएगा और लोग ना आए एंड ऑल दैट। ये भी मैंने देखा माइंडसेट। और फिर जब आप कभी बात करते हैं ना बच्चों के सामने, तो जैसे मुझे याद है हम एक फ्रेंड के घर गए, तो उनका जो एक और फैमिली थी, उनका बच्चा सिर्फ राइस खाता था। तो उसने कहा कि मामा मैंने नहीं खाना, राइस नहीं है, मैं रोटी नहीं खाता। तो जो होस्ट थे ना, उनके बेटे ने कहा मेरी मामा ने चावल नहीं बनाए क्योंकि सब लोग चावल गिरा के घर गंदा करते हैं। सो यू नो बच्चे ना हर बात अपने अंदर रखते हैं और वो दे आर प्योर। उनको नहीं पता कि ये बात सबके सामने करनी है या नहीं करनी ना। तो उसने कहा चावल गिरते हैं तो फिर बहुत गंद पड़ता है, तो इसलिए मामा ने चावल नहीं बनाया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, बिकॉज चिल्ड्रन आर वेरी प्योर। मुझे असल में बच्चे इसलिए पसंद हैं कि उनके अंदर ना एक बहुत ही मतलब एक खूबसूरती होती है हर बच्चे के अंदर। जो हमारे थोड़े से ट्रेंड्स हैं शायद कि जी गोरा बच्चा हो, मोटा बच्चा हो, हेल्दी बच्चा हो तो वो प्यारा है, लेकिन आप बच्चों पे देखें ना तो हर बच्चा प्यारा है। उनकी हरकतें इतनी क्यूट होती हैं, दे वेरी इनोसेंट, हर बच्चा प्यारा है। और जब आके वो आपको हग करते हैं और प्यार करते हैं, उससे मेरी फीलिंग ही कोई नहीं जी। और अगर आप उनको कोई भी एप्रिशिएटिव रिमार्क्स दे देना, तो वो आपको, जैसे मैं अक्सर अपने स्कूल में बच्चियों को कहती हूँ यू आर माई बारबी डॉल, और तो फिर मैं नोटिस करती थी कि अगर मैं बाहर बैठी हूँ ना, तो वो बच्चियाँ जब आती हैं ना तो सिर्फ मुझे ढूंढती रहती हैं कि सुबह आके उन्होंने पहले मुझे हक करना है, क्योंकि शायद उनको, देखें हम इतने बड़े हैं ना तो भी हमें अप्रिसिएशन पसंद है, ठीक है, हर बंदा चाहता है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए। तो बच्चा जो होता है वो तो उसको तो वैसे ही प्यार, मोहब्बत और अप्रिसिएशन चाहिए। और जब आप देते हैं तो आपको उसका एक इम्पैक्ट नज़र भी आता है। बिल्कुल। बड़ा ज़रूरी है कि नो कंपैरिजन, नो टैगिंग, नो ब्लेम गेम्स। हम अक्सर बच्चे को डांट की चीज़ कह रहे होते हैं, उससे बहुत बेहतर है कि प्यार से बात करें। नो मैटर व्हाट एज योर किड इज़, टॉक टू हिम और हर, उससे बात करें, क्योंकि जिस भी लेवल पे वो है वो आपसे बात करेगा, आप कम्युनिकेट करेगा, देन यू विल फिक्स द इश्यूज। और ये हो जाता है अगर आप बात करेंगे तो लड़ाई झगड़े से नहीं होंगे, डांट डपट से नहीं होंगे, और मार तो इज आउट ऑफ क्वेश्चन। मिसबा साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स ग्रेट हैविंग यू। पॉजिटिव पेरेंटिंग और आज के जो दौर में चैलेंजेस हैं उससे मुतालिक हम बात कर रहे थे, कैसे बच्चों की एक अच्छी पेरेंटिंग, और बुनियादी बात यह है कि मदर को एम्पावर करें, मदर को वो पावर अथॉरिटी दें और मदर के साथ अलाइन हो जाएं फिर कि कैसे उस बच्चे की तरबियत करनी है। पूरे माशरे ने करेगा पूरा माशरा, लेकिन वो जो एक पैटर्न है वो माँ सेट करेगी। हम बढ़ेंगे बिग ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। अब ज़रा बात हम करते हैं हेल्थ की, कैसे अपने आप को हेल्दी रखा जाए, बिलखुसूस विंटर्स में जब हम ये देख रहे हैं एक तरफ वो जो मौसम की वजह से तबीयत ख़राब हो रही होती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। दूसरा हमने उस दिन भी बात की थी शादी ब्याह किसी भी इवेंट पे, जब आपने ढेर सारा खा लिया होता है फिर एंड पे आता है हलवा, फिर आप कहते हैं अब मैं क्या करूं। हलवे पे आप हाथ नहीं रोक पाते, जिनको हलवा बहुत पसंद है। आपको नहीं इतना पसंद हलवा, राइट? मुझे मीठा को इतना खास पसंद नहीं है। ओके, मैं नहीं हाथ रोक पाता। मतलब थोड़ा बहुत कभी कोई चीज़ ज़्यादा पसंद है तो वो भी मैं इतनी खा सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं खा सकती। तो होना वैसे यही चाहिए, जितना मर्जी पसंद हो आपको, वो चाहे गाजर का हलवा है, कद्दू का हलवा खाना थोड़ा है, ही चाहिए। दैट मैटर्स। लेकिन हमारे यहाँ लेकिन उसके लिए खुद भी प्रैक्टिस करनी चाहिए ना, उसके बाद आई कांट डू दैट। मैं उसके लिए ये करता हूँ कि मैं प्रैक्टिस खाना व्हाट यू प्रीच। नहीं तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ ना मैं क्या करूँगा या क्या करता हूँ Preach what you समटाइम्स। practice। मैंने गलत बोला। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच इज द हाँ, सेम एक ही थिंग। बात है, okay। सो मैं हलवा फिर कम अगर खाऊंगा तब जब मैंने खाना ज्यादा खाया होगा। अगर मैंने खाना कम खाया है तो मैं हलवा ज्यादा खा सकता हूँ, या मुझे पता होगा अगर मैंने स्विमिंग करने जाना है उसके बाद तो मैं खा लूंगा हलवा। इट्स ओके, मैं एक्सर्ट कर लूंगा। So you manage your routine। नजर आता है देखिए मैनेज है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आई थिंक इम्पोर्टेंट भी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। सर्दियों का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप लेजी हो जाएं। लुक हु इज टॉकिंग, बट हम सब आज जरा जानने नहीं, की आप कोशिश सिर्फ सर्दी में करते लेजी थोड़ी होती हैं। हाँ, मैं तो वैसे साल के 365 दिन में लेजी होती हूँ। आई डोंट वांट टू वर्क, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और Thank God that you are here today। पिछले किसी शो में आपने मुझसे पूछा था ना कि क्या मोटिवेशन है, बस वही मोटिवेशन है, एंड दैट्स इट। ओके, तो ज़रा आज बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम में और बात करते हैं कि किस तरीके से इस लेजीनेस को खत्म किया जा सकता है, किस तरह से अपनी डाइट को बेहतर बनाया जा और सकता वेट है। मैनेजमेंट इन विंटर्स। एग्जैक्टली, हमारे साथ मौजूद हैं जी न्यूट्रिशनिस्ट हैं ज़ैनब गोंदल। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसे वालेकुम हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जबरदस्त है ना। हलवे पसंद है आपको? मुझे आज सच मीठा नहीं पसंद। ओके, नहीं पसंद। तो मैं उस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करती कि जहाँ पे मीठा की क्रेविंग को Craving ही नहीं कंट्रोल होती। ना किया जा और आप लाहौर से जो कि इस्लामाबाद नहीं, तो मैं जरा पूछ भी लेता हूँ, जो कि आजकल मौसम का भी एक इम्पैक्ट इस पर डिस्कशन हो भी रही होती है। लाहौर चूंकि पिछले कई सालों से स्मॉग एंड एवरीथिंग, इस साल क्या सिचुएशन है अभी जब हम विंटर्स में हैं, लाहौर एंड स्मॉग, हाउ डू यू सी दिस? ऑनेस्टली पिछले बहुत सारे सालों से इस टाइम ड्यूरेशन में हमें नज़र भी नहीं आ रहा होता। जैसे फॉग की हम सिनेरियो बात कर रहे होते थे, वही सिचुएशन हमारी स्मॉग में होती थी, लेकिन इसमें आंखों में इरिटेशन होना, गले में जलन होना, वो बहुत कॉमन होता था। लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है इस चीज़ में। स्मोक गन्स जो हैं वो अपना काम आई फील लाइक कर रही हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि मैंने नोटिस नहीं किया कि एज सच बहुत ज़्यादा हो, अनटिल एंड अनलेस आप किसी ऐसे एरिया में हो जो कि बहुत ओपन हो, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो और उसमें आपका हो तो हो सकता है। अदरवाइज आई वुड से 95% तक चीज़ें कंट्रोल्ड है। और शायद कुछ और रीजंस भी हैं इसमें, बिकॉज मैं भी गया तो मैंने देखा कि वो जिस तरह रात में इन्फोर्समेंट है कि अच्छा अपार्ट फ्रॉम रेस्टोरेंट्स दुकानें बंद हो जाती हैं, उस तरह से आपकी कम्यूट कम हो गई है। स्कूल टाइमिंग्स पंजाब में चेंज की हैं इन्होंने। आई थिंक ये सारे फैक्टर्स ने बड़ा अच्छा एक रोल प्ले किया है। बिल्कुल, That's आई great। फील लाइक कि सारी चीज़ें मिलके थोड़ा थोड़ा पार्ट डालती हैं तो ही एक मेजर डिफरेंस जो है वो आ जाता है। लेकिन आई थिंक अभी इसमें और हम अपनी Absolutely, एफर्ट पुट करते absolutely। रहेंगे तो ही हम अपने आप को भी सिक्योर कर सकेंगे और अपनी आने वाली जनरेशंस के लेकिन लिए भी गवर्नमेंट healthy ने फॉर एग्जांपल कोई काम किया भी है या एक चीज़ सामने रखी भी, तब भी जब तक लोग अलाइन नहीं होंगे तब तक इम्प्लीमेंटेशन या उस तरह से इम्पैक्ट नजर उसका नहीं आता। बट लेट्स होप कि लोग भी अलाइन रहें अपनी जिंदगी में ना, वो चेंज करें रूटीन के। नहीं सुबह दिन का आगाज जल्दी करें, रात को जरा जल्दी दिन अपनी का जिम्मेदारियों को इख्तिताम करें। समझे ना। हाँ, in that's short, very अपनी मैं जिम्मेदारियों को एक पॉइंट यहाँ पे जरूर ऐड ऑन करना चाहूंगी। हम हर चीज में वेस्ट को देखते हैं, तो हम इस चीज में वेस्ट क्यों को नहीं क्यों नहीं देखते? देखते? सही बात सुबह है। बंद हो जाती है। 4-5 बजे हाँ, पूरा सही बात है। यूरोप, पूरा यूएस, Open होते हैं। कनाडा सड़कों पे जॉगिंग कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं। मार्केट्स जो हैं वो 8-9 बजे खुल जाती हैं। हमारे यहाँ सुबह 5 बजे सिवाय चक्कर ही कोई नहीं है, चंद लोगों के कोई रोड पे नहीं होता सही है। बात आप है। इवन सोचो भी कि अच्छा मैं, या किसी मूवी से ही आप इंस्पायर होकर सोच लो ना, अच्छा सुबह से मैं जॉगिंग करूंगा या करूंगी, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। इकोसिस्टम ही नहीं डेवलप ना उस तरह का आपका, तो आप निकलते ही नहीं है। चलें जी, टॉपिक पे आते हैं। मौजू पे आ जाते हैं जी। वेट मैनेजमेंट इन विंटर्स, आप भी स्मार्ट Exactly। हैं, आप भी स्मार्ट हैं, मैं भी हूँ, लेकिन मैं मीठा आप बहुत भी ज्यादा हैं, खाता हूँ। आप वाकई लेकिन हैं। लेकिन मुझे पता नहीं लगता कि मेरा पेट कभी कभी निकल आता है, बिकॉज मैं मीठे बहुत ज्यादा शौक से खाता हूँ। फाइन, आई थिंक फ्लक्चुएट तो करता रहता है Of course। weight आपका। विद क्या द करें? एज भी चीजें बदलती हैं। नहीं, I'm not saying that, I'm अच्छा, just saying ये कि तो आपने दुखती रग जिसे कहते हैं ना, कि दुखती रग कर दी आपने है। ना वो पकड़ लिया। Oh, I'm और so ये sorry about that। It's ये का okay, मतलब- it's okay। ज़ैनब आपने क्या कर दिया? अब हम कैसे सेगमेंट करें बताएं? आपने स्टार्ट ही वहां से कर दी है। नहीं, मैं एज को जिस तरह से डिफाइन करूंगी, आई फील लाइक आप उस पर एग्री करो। प्लीज डिफाइन कर दें। मैं एज को इस तरह से डिफाइन करूंगी कि अगर आप 15 साल के हो और आप एक्टिव नहीं हो तो आप यूजलेस हो।
और आप 85-90 के हो और आप एक्टिव हो, आप सब कुछ खा पी रहे हो, वो डाइजेस्ट भी हो रहा होगा, आपकी बॉडी जो है उसको साथ लेके चलने के काबिल भी होगी। एंड इफ यू आर 85 एंड यू आर एक्टिव और आप सब कुछ खा पी सकते हो बगैर किसी बीमारी के, लिमिटेशंस के, तो अल्हम्दुलिल्लाह यू आर अमेजिंग। एंड इफ यू आर 15, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आपके डायबिटीज लेवल जो है वो आप लेजी हैं किसी वजह से हाँ भी? ये बात पे लेकिन मैं तो एग्री करती हूँ, और मैं तो इसीलिए आज देखिए ज़ैनब को हमने बुलाया पे कि ज़ैनब बताएं सर्दियों में सुस्ती का क्या इलाज हो सकता है। सर्दियों में सुस्ती का सिर्फ एक इलाज है, वैसे पूरा साल ही एक ही इलाज है कि आपकी मोटिवेशन जो है वो यहाँ से आती है। आप सोच लो कि मैंने करना है और आप कर जाओ। इसके अलावा लेजीनेस का कोई हल नहीं है। ये लाइलाज है। एग्जैक्टली। मतलब अगर आपने सोच लिया कि मुझे नहीं करना या शायद या मुझसे होगा नहीं, या कल से करेंगे। एग्जैक्टली। एक वो चक्कर भी है ना, मंडे से करेंगे। हाँ, तो मंडे से स्टार्ट हुआ था ना 2025, मंडे भी था, 1 जनवरी भी लेकिन थी। हमने ना स्टार्ट किया, कुछ नहीं किया, बल्कि मेरे पास कुछ दिन पहले एक पेशेंट थी, वो आगे से कह रही थी डॉक्टर साहिबा ये साल भी खत्म हो रहा है लेकिन मेरा वेट कम नहीं हो। मैं कहा तुम तो 2022 से ये कुछ सुना रही हो तो तुमने वेट उल्टा बढ़ाया ही है। वो असल करती ये हर 6 माह बाद आती है एक दिन, कुछ फॉलो नहीं करती। मुझे तो लगता है वो मुझसे सिर्फ मिलने आती है, है गप्पे मारती है और फिर चली जाती है। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि तुम फॉलो क्यों नहीं करती। आगे से कह रही होता नहीं है। नहीं, क्या पता उसका दिल का मसला हो। दिल का मसला हो कि चीजें देख के दिल कर पड़ता हो नहीं कि दिल ही नहीं करता। अच्छा, दिल ही नहीं करता। ये तो वाकई एक्चुअली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि दिल ही नहीं करता। नहीं करता नहीं, और सीरियस नोट, कुछ लोग कहते हैं मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मैं दिल का बड़ा मसला है। बात करें, लोग दिल नहीं रिलेट कर करता। इस सेगमेंट से तो लोग अभी हमारी बातों से बहुत ही रिलेट कर सकते होंगे कि वाकई दिल नहीं करता। लोग रिलेट कर सकते हैं, दिल नहीं कर रहा, लेकिन आपने एक स्पेसिफिक काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने वेट ही लॉस करना है, ठीक है। वेट लॉस का जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ पतले रहने के लिए वेट लॉस करना है। हो सकता है कि आपकी कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी हो, अंडरलाइन कॉज ऐसे, जैसे बहुत सारी औरतों में मैं देखती हूँ कि वो कंसीव नहीं कर पा रही होती है अपने वेट की वजह से। अगर वो वेट कम कर लें तो उनकी कंसेप्शन बहुत इजी हो जाती है। उनके जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में होती है, पीसीओएस जो है वो बहुत ज्यादा रेज हो रहे होते हैं उनके लेवल्स। तो अगर वो अपने वेट को मैनेज कर लेते हैं लड़कियों में तो वो बहुत सारी चीजें हल हो जाती हैं। और अगर मर्दों में मैं बात करूं तो मुझे ये लगता है कि आपको हर जगह पे इम्प्रूव करना चाहिए, मर्दों में भी, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और उससे ज्यादा मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग आके ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मैं वो जॉब जो है ना वो क्रैक नहीं कर सका, या वो जॉब इंटरव्यू में क्रैक नहीं कर सका। तो एक लड़का था मेरे पास, वो आया और उसने आके रो रहा है और कर रहा है, एंड आई वाज लाइक तुमने कभी ये फोकस, मुझे कहना मेरी डिग्री भी है, मेरा ये भी है, मेरा वो भी है। मैंने कहा तुम अपनी आउटर लुक्स पे क्यों नहीं काम करते? अगर तुम एक्टिविटी स्टार्ट करो, तुम जिस तरह से डी शेप्ड बॉडी, अगर तुम उसको शेप में ले आओ तो यू कैन वर्क आउट। तो उसने मुझे ऑलमोस्ट कोई 2 साल बाद वो दोबारा आया और मैंने उसको नहीं पहचाना। वो इतनी शेप में था और उसने कहा कि आई एम डूइंग माई ड्रीम जॉब। मैंने जो है वो अपनी शादी भी अपनी मर्जी से कर ली और सब कुछ अलाइन कर लिया है। तुम्हारे एक लाइन ने मेरी जिंदगी बदली है। मैंने कहा अच्छा मैंने तो कुछ नहीं किया, तुमने खुद किया है, तो खुद को क्रेडिट दो, मुझे नहीं दो। लेकिन हम समझते नहीं है कि छोटी से छोटी चीज हमारी लाइफ में कितना चेंज कर सकती है। अब जैसे विंटर्स है ना, विंटर में वेट लॉस ज्यादा होता है, ज्यादा होता है गर्मियों से। हमें लगता है कि गर्मियों में स्वेटिंग हो रही है तो शायद वेट लॉस ज्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं है। सर्दियों में वेट आपका ज्यादा कम होता है क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो प्रिजर्व कर रही होती है ठंड से बचने के लिए, तो फैट ज्यादा बर्न करती है। आपकी जो नीड है, जो यानी आपके एक्सरसाइज के अलावा जो प्रोसेस हो रहा होता है वेट बर्न करने का, एनर्जी ज्यादा लग रही होती है, तो वेट ऑटोमेटिकली कम हो रहा होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैकेट वगैरह उतार के जाके बाहर लॉन में या कहीं पर खड़े हो जाए कि जी मेरा ऑटोमेटिक वेट लॉस हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो ये नहीं होगा। आपको अपने कैलोरी डेफिसिट में भी जाना पड़ेगा। अब कैलोरी डेफिसिट की जब हम विंटर्स में बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे से सर्दियों में वजन कम इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं नट्स खा रहा होता हूँ, हलवा जात खा रहा होता हूँ, मुझे मीठे की क्रेविंग बहुत ज्यादा हो रही होती है, जिसमें कॉफी एक बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही होती है अपना। कॉफी से वजन बढ़ता है? पूरी दुनिया में कॉफी कब पी जाती है? मॉर्निंग, पाकिस्तान में रात को। You gave your answer. कभी भी मूड हो जाए, शाम में, दिन में, पाकिस्तान में हर वक्त, पाकिस्तान में हर वक्त, जैसे चाय का कोई वक्त नहीं है। अच्छा, कॉफी में भी तो फर्क है ना। देखें ज़ैनब, अगर पूरी दुनिया में देखें तो ब्लैक कॉफी का रुझान है, 0 शुगर। हमारे यहाँ दूध भी, चीनी भी, वो तो कैलोरीज है ना जो आप इनटेक कर रहे हैं। अब कॉफी आपने पूछा कि वेट बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती। अगर आप ब्लैक कॉफी पियोगे वजन कम होगा, आप वहीं पे कैलोरीज ऐड ऑन करोगे, दूध की, चीनी की, आप अपनी व्हिप्ड क्रीम्स की, उसके अंदर मार्शमेलोज डालोगे। आई नो आपको क्रेविंग होनी शुरू हो गई है, मेरी बात शुरू कर दिया, मुझे याद आना शुरू, कौन सा फ्लेवर मुझे पसंद है। आई डोंट लाइक मार्शमेलोज, तो आई थिंक बट हेज़लनट लाटे, हां वो तो
हेजलनट पे, कैरेमल पे आप जब आते हो, अच्छा इनको भी कंज्यूम करने का मैं हमेशा कहती हूँ घर पे खुद बना लो। बाहर जाके 1500, 2000, 2500 लगाने से बेहतर है खुद घर पे बना लो। इजी सोल्यूशन है, आप कॉफी लो, आप चीनी को रिप्लेस करो हनी से और उसको आप विप करो अच्छी तरह से, आपके जो है वो कॉफी का फ्रॉथर से वो रेडी है। आप उसी के अंदर थोड़ा सा दूध अगर ऐड ऑन कर लो तो वो आपकी बाहर जैसी कॉफी ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है। बाहर हेजलनट और वो चीजें आप फ्लेवर मिलते हैं मार्केट से, आप वो खरीद के थोड़ा सा फ्लेवर घर पे डाल लो, बाहर भी वही डाल रहा होता है। देखें पैसे भी बचाए हैं आपके हमने Yes. ना। देखें बाहर जाने के लिए आप पहले गाड़ी भी निकालेंगे, खुद तैयार भी होंगे, जाएंगे, फिर वहाँ बैठेंगे, कॉफी के साथ कुछ और ऑर्डर भी करेंगे, बिल्कुल, और फिर आप अकेले भी नहीं जाएंगे। हाँ। फिर आप महंगी भी पियेंगे, महंगी भी और पियेंगे, एक के बजाय आपको 2 या 3 लोगों की पेमेंट करनी पड़ेगी, तो हेल्थ देखें भी आज खराब हमने कितना करेंगे, पैसा, है ना। सही देखें बात है। अच्छा ठीक है, अगर तुमने अपने साथ मेरी भी मंगवा ली थी कॉफी, सुनाओ मत मुझे। मैं तो भूली हुई थी, मतलब अगली दफा अब आपने मंगवानी है। सही है, सही है। नहीं, वो मुझे ज़रा ने तरीका बता दिया, मैं घर से बना के लाऊंगा ना। परफेक्ट, ठीक है, कॉफी चाहिए ना, मतलब वो तो बिल्कुल। उससे लेकिन तो अगर हम ब्लैक कॉफी की बात करें तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं जिसको आप पूरा ही नहीं कर सकते। हर बंदे को एज कम करने का शौक है, क्रेज है अब तो। एग्जैक्टली, तो उसका बेहतरीन हल है आप ब्लैक कॉफी पिए। एग्जैक्टली, मेटाबॉलिज्म पे बहुत अच्छा इंपैक्ट है इसका। अच्छा अब देखो, आप ये कहो कि आपने 3 पराठे खाए और उसके बाद आपने एक ब्लैक कॉफी का कप पी लिया, तो क्या आपका मेटाबॉलिज्म स्पीड अप होगा और क्या वो 3 पराठों की कैलोरीज खत्म हो जाएंगी? दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपने एक प्रॉपर हेल्दी नाश्ता किया है, उसके बाद आपने ब्लैक कॉफी पिया, तो ऑफ कोर्स आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से वर्क करेगा। अब जैसे सर्दियों में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उनका नाश्ता क्या हो रहा होता है, एक बाउल जो है वो गाजर का हलवा आ रहा होता है, साथ 2 से 3 अंडे आ रहे होते हैं, साथ कॉफी कह रहे होते हैं वो कि जी हम पी रहे हैं। आपको सीरियस नो मैं ये सोच रही हूँ कि नाश्ते में जी गाजर का हलवा और अंडे भी और फिर कॉफी भी, जी सब कुछ आ रहा होगा, और उसके बाद अभी ब्रंच भी कर रहे होंगे वो सब, और कहने को क्या कहा जाता है जी, अंडे और कॉफी जो है ना वो मेरा वेट बैलेंस कर रहे हैं, और जो गाजर का हलवा है ना वो मुझे सर्दी से बचाने में काम कर रहा है। गॉड। आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि आपको एक प्रॉपर आपने मील कर लिया, अंडा और वो कॉफी, साथ आपके गाजर के हलवे का इस टाइम पे क्या काम? वो मौजूद था ना। मौजूदगी का एहसास दिलाया। उसकी मौजूदगी ने आपको बुलाया और आप चले गए और आपने उसको खा लिया, पता ही नहीं चला। किसी ने इंसिस्ट किया खा लो, तब कोई इंसिस्ट करे तो खा लेता है इंसान हलवा। ये भी सही है। और फिर बैठ के बंदा कह रहा होता है पेट नहीं अंदर जा रहा फिर। अच्छा, हलवे को भी आप कैलोरीज कम में खा सकते हो। कैसे? आप ऐसे खा सकते हो, मार्केट से आपने जो गाजर का हलवे की एग्जांपल सिर्फ मैं दे रही हूँ, उसमें क्या क्या है जी, चीनी भी आ गई, दूध भी आ गया, खोया भी आ गया, गाजरें भी आ गई, और आपका एक अच्छा खासा वो डेंस जो है ना वो बन जाता है। आप घर पे बनाओ गाजर का हलवा, उसमें आप गाजरें लो सिंपल, उसके अंदर आप मीठे को रिप्लेस अपनी मर्जी से करो। आप उसको जो है वो खजूर से भी कर सकते हो, आप उसको इंजीर किशमिश डाल के भी मीठा कर सकते हो, आप उसको शहद से भी मीठा कर सकते हो, टोटली योर चॉइस के आपने उसको कैसे मीठा करना है। ये हमने कैलोरीज को, जहां चीनी भर भर के आप डाल रहे होगे ना 4-5 कप उसमें, तो वहां पे जब आप शहद डालोगे ना तो आप सोचोगे यार महंगा है, थोड़ा कम डालता हूँ। सही बात। तो और दूसरे ऑयल या घी में पकाने से बेटर है कि आप उसको देसी घी से रिप्लेस करो, उसमें भी कैलोरीज आप कम करोगे। नंबर 3, जब आपके खोए की और दूध की बात आ रही है, एक तो आप स्किम फैट मिल्क जो है वो यूज कर सकते हो कि बिल्कुल जो है उसमें फैट ना हो, वो यूज करो। नंबर 2, अगर आप खोया यूज कर भी रहे हो तो अगर आपने 1 kg आप बना रहे हो उसमें, तो आप क्वार्टर से भी कम जो है उसमें खोया यूज करो, ताकि मीठा जो है वो भी कम हो जाए और आपका टेस्ट जो है ना वो बड़ा इनहैंस्ड आएगा। अब यहाँ पे मसला आता है कि जी नट्स इसमें जो है ना वो हमने लाजमी तौर पे इंकॉर्पोरेट करने हैं। तो आप जितने फैमिली मेंबर्स हैं या जिनके लिए आप हलवा बना रहे हो, उनके अकॉर्डिंग सर्विंग आप डिवाइड करके उसके अंदर आप डिवाइड कर सकते हो कि कितने नट्स हमने डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 kg में ही आप मैक्सिमम 20 बादाम डाल दो, 10 से 15 काजू डाल दो, 10-15 आप पिस्ता डाल दो, तो आपका वो एक अच्छा बड़ा फुलफिलिंग सा लगेगा कि बहुत सारे इसमें और हेल्दी रहेगा, ये हेल्दी रहेगा। और इसको आप जो है वो, मैं तो ये कहूंगी कि आप लंच या डिनर को रिप्लेस अगर करो या इवन नाश्ते को अगर आपने करना है तो फिर सिर्फ गाजर का हलवा और एक दूध का ग्लास आप ले लो, बाकी चीजें आप इसके साथ ओमिट करो, बाकी आप दोपहर में शिफ्ट कर लो। और बेहतर ये है कि ब्रेकफास्ट और लंच में ही रखें बिकॉज़ हैवी है। यस, इट्स हेवियर ऑफ कोर्स डाइजेशन में भी। और अब गाजर के ही हलवे की बात मैं क्यों कर रही हूँ, इसी पे मैंने फोकस क्यों किया, इसलिए क्योंकि जैसे ही सर्दी आती है बहुत लोग पानी पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं और बहुत ज़्यादा स्विच कर जाते हैं डिहाइड्रेटेड चीज़ों की तरफ। अगर हाइड्रेशन की बात करूं तो गाजर का हलवा इज मच हाइड्रेटिंग देन एनी अदर हलवाज, और इसमें अगर आपने मीठा कम रखा हुआ है तो ऑफ कोर्स वो आपको विटामिन ए भी दे रहा होगा। अगर आपने अपनी गाजरों का वो बुरा हाल नहीं किया जो हम पालक का भी कर देते हैं और हलवों में हमें नजर आ रहा होता है, सो विटामिन्स नहीं मरेंगे, तो विटामिन्स नहीं मरेंगे, वो आपको ऑफ कोर्स एक हेल्दी दे रहे होंगे चीज़ें।
अब बहुत सारे लोग जो हैं वो गाजर खाली भी खाना चाह रहे होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि हम किस तरह से खाएं। तो गाजर को आप सिंपल काट के आप उसके जो है वो फ्राइज बना लो, उसमें भी वो प्रिजर्व होता है और आप उसमें खा सकते हो। आपके हमारे घरों में कटर्स तो वो होते ही हैं जिसमें हम स्लाइसर से आलू जो कर रहे होते हो तो उस पर गाजर करो ना, और उसी को आप एयर फ्राई में फ्राई ना भी करें, अगर वैसे भी खा लें तो वैसे खा लें। लेकिन बहुत सारे लोगों में जैसे सांस का मसला अगर हम बात करें, एस्थमेटिक पेशेंट्स जो होते हैं वो नहीं एज सच खा सकते और मॉर्निंग में बिल्कुल नहीं वो ले सकते, और रात में जो है वो ब्लॉटिंग का जिन लोगों को इशू है वो उस तरह से नहीं। तो इसमें ये होता है कि एक जरा क्रिस्प भी आ जाता है। इस पे आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल रिजल कर सकते हो, थोड़ा सा आप जो है ना उस पे मुझे क्रेविंग हो रही है खाने पीने की बातें। नहीं, मैं I'll try this। अच्छा, और शायद ये वजह भी होती है ज़ैनब कि हम नॉर्मली कोशिश करते हैं कि अच्छा रॉ ना ही खाएं वेजिटेबल्स, हमें लगता है थोड़ा सा कुक कर लें ताकि जस्ट इन केस कोई अगर पेस्टिसाइड है, कोई और चीज़ उसमें इस्तेमाल हुई है या किसी ऐसे पानी से काश्त हुआ तो एटलीस्ट मर मुर जाए अंदर जो भी है। हाँ, हम ये कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए कच्ची सब्जियां इतना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ जो कोलेस्ट्रॉल के रेट्स आ रहे हैं, इवन 10 से 12 साल के बच्चों के भी 300, 265, 250 से अबव लेवल के बच्चों के जी। रीजन उनकी ये फ्राइड फूड, फास्ट फूड, आपके साथ जो है वो सोडाज और कोलाज जो हम ले रहे हैं उससे। अब अगर आप उनको कच्ची सब्जियों पे लगाते हो ना, ये एक वाहिद हल है फाइबर जो आपके कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर सकता है। दुनिया की कोई गोली, कोई चीज उसको खत्म नहीं कर सकती, सिर्फ जो कि वेजिटेबल करेगी या फ्रूट्स एग्जैक्टली। फ्रूट्स एज सच रोल प्ले करते हैं लेकिन कम करते हैं, वेजिटेबल्स जो हैं वो ज्यादा करते हैं। इसीलिए तो हम जब भी बात करते हैं हम कहते हैं कि जी आप फाइब्रस फूड्स लो, सैलेड्स जो हैं वो अच्छे लो, 3 से 4 बाउल एक नॉर्मल इंसान को पूरे दिन में खाने चाहिए। अगर आप अपने कल को गो थ्रू करो दोनों, तो क्या आपने 3 से 4 वेजिटेबल्स के कप खाए? नहीं खाते हम लोग। बिल्कुल भी पूरे महीने में नहीं खाए। आप कल की बात कर रही हैं। एग्जैक्टली, दैट्स द प्रॉब्लम। इसीलिए हमारे बहुत सारे जो अंडरलाइन बीमारी है ना वो आ रही होती है और हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि हम क्या कर रहे हैं। आपने अगर बीमारियों से बचना है ना तो हर सीजन की सब्जी और उसके फ्रूट्स में जो है वो उसका हल ढूंढेंगे तो आप बच भी सकते हो और अपने आप को सिक्योर भी रख सकते हो। और मुझे लगता है इतना कोई मुश्किल तरीन काम ये नहीं भी। अगर आप अपनी रूटीन आप यूज्ड टू हो जाते, बच्चे नहीं खाते, देखिए वो बच्चे खाते हैं जिनको आपने हमेशा से उनका टेस्ट डेवलप करवाया होता। जब खुद खाएंगे आप एग्जैक्टली आप टेस्ट डेवलप करना शुरू कर देते हैं एक दफ़ा, देन आप सब्जियों के बगैर नहीं रह सकते। आपको क्रेविंग होती है सब्जियों की। चावल का इस्तेमाल ये कितना करना चाहिए? और इसमें बिरयानी की भी मैं बात कर रही हूँ क्योंकि कहते हैं ना कुछ चीज़ों के बारे में हम कहते हैं अच्छा बादी होती हैं, सर्दियों में कम खानी चाहिए, और ये एक बात है जो हमारे घरों में भी चल रही होती हैं। एक मेरी बड़ी फेवरेट मीम जो है ना आजकल चल रही है वो यही है कि काश चावलों में प्रोटीन होता तो मेरी जिंदगी के मसले ही हल हो जाते। चावल ही खाते कि आपका प्रोटीन भी पूरा हो जाता, आपके कार्ब्स भी पूरे हो जाते। अब डिपेंड करता है कि आप चावल कितने खाते हो, क्या खाते हो, किस तरह से खाते हो। मुझे ना बचपन से ही किसी का भी खाना गिनना पसंद नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने पता नहीं मेरी जिंदगी को खाने गिनने के अराउंड ही लाके खड़ा कर दिया। आई डोंट नो कि क्यों ऐसा है। मुझसे किसी ने एक दफा पूछा कि जी मैं अपना वजन कम करना चाहता हूँ, और उसके थोड़ी देर बाद ही उसने खाना खाना शुरू किया। अब मैंने नोटिस किया कि उसने ला के डाइनिंग टेबल पे एक प्लेट रखी। आई थॉट दिस इज द डिश जिसमें से अभी वो खाना निकालेगा और फिर खाएगा। एंड आफ्टर 5 मिनट्स मैंने नोटिस किया कि वो उसी में से खा रहा है। उसके बाद उसने उसको खत्म किया और जाके वो और लेकर आया। एंड आई वाज लाइक तुम वजन कम नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि तुम्हें पोर्शन ही नहीं बनाना आता अपनी प्लेट का। तुम्हें ये नहीं पता कि तुमने उसको कैसे फुलफिल करना। वो कहते हैं आगे से मुझे भूख लग रही थी। भूख आपको लगेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने मैनेज ही नहीं किया। आप अपनी प्लेट को माय प्लेट के कॉन्सेप्ट पे अगर लेके चलते हो तो आप चावल क्या, गोभी क्या, चने की दाल क्या, मैं वो बादी कह रही हूँ कि जिनको हम काउंट करते हैं, आप सब कुछ खा सकते हो। इवन आप मूली है, मूली भी खा सकते हो। मूली के पराठे आजकल लोगों को बड़े पसंद होते हैं, वो खा सकते हो। मूली के पराठे के तरीके के बाद में आती हूँ, पहले ये बताती हूँ इसको। आप अपनी प्लेट को डिवाइड करो। एक आपकी जो हाफ प्लेट है उसको आप इस तरह से करो कि हाफ प्लेट में सिर्फ सैलेड और आपका रायता होना चाहिए। राइट, सिंपल। बाकी हाफ प्लेट में हाफ में आपका चिकन या मटन या बीफ व्हाटएवर आप खा रहे हो, उसमें आपके जो है वो बोनलेस पीसेस भी हो सकते हैं, जो भी आप ले रहे हो। 3 से 4 आप वो ले लो। अब जो हाफ पोर्शन आपका बचा है ना प्लेट में, वो आपके चावलों का है। अब ये नहीं करना कि चावल यहाँ तक जा रहे हैं और रायता और वो सैलेड यहाँ है और चावल यहाँ है। वही बात है, आपने हॉरिजॉन्टल मना किया था, वर्टिकल नहीं मना किया। नहीं, मैंने वर्टिकल भी कर दिया है। मैंने साथ बताया लोग जो चावल पसंद करते हैं वो गुंजाइश कहीं ना कहीं ऐसे निकाल ही लेते हैं। आप देखो, अगर तो आप नॉर्मल रूटीन में ना आप
वजन बढ़ा रहे हो ना कम कर रहे हो, बैलेंस आउट करना चाह रहे हो, तो आप एक दिन में या एक टाइम पे तकरीबन 15 से 20 टेबलस्पून चावल जो है वो बड़े आराम से कंज्यूम कर सकते हो। और 15 से 20 चम्मच में मेरा ख्याल है आपकी सेटिस्फैक्शन टेबलस्पून की बात हो रही है। हाँ, पता चले वो खाने वाले भर भर के डाल लेनी 15 से 20। 15 से 20 थी तो चलो सही है। अच्छा, मतलब डेली चावल खा सकते हैं? हाँ, आप खा सकते हो सही। अनटिल एंड अनलेस आप अपने कैलोरी डेफिसिट में रहो, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, आप खा सकते हो। आपने अपने सैलेड्स भी ले लिए, रायता भी ले लिया, चिकन का प्रोटीन पोर्शन भी पूरा किया, तो व्हाई नॉट, आप चावल खा सकते हो, जितने मर्जी आप खाओ। पराठों की अगर मैं बात करूं, सर्दियों में मूली के पराठे जो है, गोभी के पराठे बड़े कॉमन हो जाते हैं। अब देखो, इसमें हमें बड़ा स्मार्टली प्ले करना होगा, क्योंकि अगर तो आप गोभी वो सालन वाली ले रहे हो या आलू सालन वाले ले रहे हो, तो उसमें ऑलरेडी ऑयल डला हुआ था, आपको उसको भी माइंड में रखना है। तो पराठे में आप अपने ऑयल के लेवल्स को उस तरह से कम कर दो, बहुत हद तक कम कर दो। अब जैसे यूजुअली मैंने देखा है कि जी मूली का जो बन रहा होता है उसमें एज सच ऑयल पहले फ्री ऑयल एडेड नहीं होता। आपने अपनी रोटी जो है ना, वो जो नॉर्मल साइज का आपका एक डो का वो हम लेते हैं, उसको हाफ हाफ नहीं करना। बहुत सारे लोग करते हैं कि उसको हाफ हाफ कर लें। आपने ये भी तो देखना है, आपने इसमें ऑयल डालना है, आप इसमें मूली डाल रहे हो, आप इसकी कैलोरीज बढ़ा रहे हो, आपने उसको ऑलरेडी 1/4 पे ले जाना है, 1/4 पार्ट आपने निकाल देना है। ठीक है। जो बाकी आपका 3/4 बचेगा, आपने उसको आधा आधा करना है। सही। एक तो कैलोरीज बड़ी स्मार्टली यहाँ से कम हो गई। नंबर 2, अब आपने इसमें मूली और वो सब ऐड करने के बाद इसके अंदर डो में ऑयल मत डाला करें या घी मत डाला करें। आप अगर कोशिश करो तो तवे पे मत लगाओ, उतारने के बाद आप ऑलिव ऑयल या देसी घी ड्रिजल कर सकते हो। लेकिन मुझे पता है कि लोगों की क्रेविंग पूरी नहीं होगी, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप 1 टेबलस्पून देसी घी पूरे पराठे की कुकिंग से लेके आपकी प्लेट तक इस्तेमाल कर सकते हो एक पराठे में। ओके। क्योंकि उसकी कैलोरीज हम उसमें काउंट इस तरह से कर लेते हैं कि ऑलमोस्ट 100 के करीब हम इमेजिन करते हैं कि जी बहुत हाइप नहीं है तो वो इतनी होंगी। तो पराठे में हम कह रहे हैं कि जी 100 कैलोरीज हमने वहां से ले ली, बाकी रोटी की मिल मिला के आपकी तकरीबन 250 में आपका नाश्ता डन हो जाए तो आपको और क्या चाहिए। एक परफेक्ट हो गया आपका, आपने कार्ब्स भी ले लिया, आपके फैट्स भी अच्छे आ गए, एक अच्छा एक्टिव आपका जो है वो स्टार्ट है। लेकिन अगर आपका कंट्रोल ही नहीं रहता उस चीज पे और आप जो है वो कितने ही चम्मच ऑयल या घी की आप उसमें पका रहे हैं, तो फिर पराठाज आर नॉट फॉर यू। फिर पराठा आपको नहीं खाना चाहिए अगर आपने अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है तो। जैसे एक लड़की है मेरे पास आती है, वो अक्सर ना वो मटन खाती है ना वो बीफ खाती है, फिश भी रेयरली कभी कभार वो खा रही होती है, आ जाके चिकन भी वो मैक्सिमम 1 पीस या 2 पीस ले रही होती है। उसका कोलेस्ट्रॉल हाई है और उसके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स आई थिंक 275 थे और एलडीएल बहुत हाई था। तो मैंने जब उससे पूछा कि तुम करती क्या हो, आगे से कह रही है बस मुझे पराठे बहुत पसंद है तो मैं पराठे खाती हूँ। अब हमारे माइंड में आता है कि शायद जो मोटा बंदा है उसकी का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, नहीं, वो बहुत स्लिम स्मार्ट बड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल वो अपने बच्चों के साथ रख रही हैं और सब कुछ है, लेकिन स्टिल कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स इतने हाई आना एक प्रॉब्लम है। आपको पता होना चाहिए कि क्या है। कह रही है सर्दियाँ आती हैं तो मेरा ना साग पे भी कंट्रोल नहीं रहता, उसमें भी घी में पक रहा होता है, ऊपर से भी मैं डाल के मक्खन डाल के खा रही हूँ। अच्छा, ये बहुत ट्रेंड है कि हर सब्जी के ऊपर ही जो है ना वो मक्खन भी आ रहा होता है। अच्छा लगता है। अच्छा, अच्छा लगता को हम साइड पे रखते हैं, हम मेन फोकस पे आते हैं कि क्या आपकी सेहत इजाजत देती है। हाँ, इफ यू आर वन ऑफ देम जिसने जिम हिट करना है 15 से 20, जिसने बाकी दिन में और कोई ऐसा खाना नहीं खाना वो तो खा ले, या खाना नहीं खाना या उसने एक्टिव रहना है, उसने जो है ना जैसे आजकल बैडमिंटन और आपकी जो है वो बड़ी चल रही है, पैडल बड़ा चल रहा है, तो आप अगर वो कर रहे हो तो आप उसमें एक्टिव हो, वेल एंड गुड। अगर आप जिम कर रहे हो वेल एंड गुड, आप वॉक कर रहे हो, लेकिन आप सबीना फिर आप ना खाएं, फिर आप ना खाएं। और सभी नहीं भी खाती है और मैं नहीं भी खाती, जैसे मैंने निचोड़ के नहीं खाती। कि सबीर मैंने सोचा कि मैं सुबह भी वॉक करूंगी, कल भी सोचा करूंगी, सुबह भी सोचा करूंगी, तो यहाँ के मौसम की वजह से मैं नहीं कर सकी। आगे से मुझे कहिए बहुत अच्छा किया, रिलैक्स करो। और मेरी वो जो प्रॉब्लम चल रही थी ना कि हाय मैंने नहीं किया, सबीर ने हल कर दी। हाँ, सबीर ने प्रॉब्लम नहीं, मैंने गुड यार नहीं, मैंने ज़ैनब को बताया, मैंने कहा ज़ैनब अगर मैंने कहा मैं नेचुरली वेट पुट ऑन नहीं करती, लेकिन अगर मैं मेरा वेट गेन हुआ होता तो मैं उसको रहने देती ऐसे ही। मैं शायद वेट लॉस की तरफ ना जाती, मैं कहती इट्स ओके, एम्ब्रेस योर बॉडी। लेकिन मैंने बताया कि मैं वेट लॉस या उस सेंस में नहीं करी, मेरे पाँव का कुछ इशू था, मैं उसकी वजह से नहीं, वो तो हाँ हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, पता है अच्छा है, लेकिन करना नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद में तो आपको वॉक करने का और भी मजा आता है। प्रॉब्लम्स हम लाहौरियों के लिए है वॉक करना, इस्लामाबाद में तो कोई इशू नहीं है, आप कल से वॉक कीजिएगा। गल ओखी है, लेकिन हाँ लाहौर कब वापस जा रही है?
है वरना आप वॉक करवाएंगे। मैं भी यही हूँ, मैं नेक्स्ट वीक फिर आके आपसे पूछूंगी। मैं बता दूं जवाब कहेगी नहीं की। फिर मैं जा रही हूँ वापस, अब नहीं आऊंगी मैं। नहीं आप आती ना करें ज़ैनब। मेरी अम्मी जब मशवरा दे रही होती ना मुझे, वो मतलब वो इसी तरह मुझे थोड़ी देर बाद ना ये किया है अब तुमने, वो किया है तुमने। कहती नहीं। मैं अम्मी को कहती मैं कहा मैं आपके घर ही नहीं आ रही। हाँ, ये अच्छा सोल्यूशन मिल जाता है ना लड़कियों को। मैं आ ही नहीं रही, कर लो जो होता है। नहीं लेकिन देखें मजाक के बाद अपनी जगह आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है उसकी। सो उतना खाएं जितना आपको लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है। और माइंड बॉडी कनेक्शन जब आपका होता है ना, आपकी बॉडी खुद आपको बता रही होती है कि बस इससे ज़्यादा आप नहीं खा सकते, आपकी कैलोरी काउंट पूरा हो चुका है, आपने कैलोरी डेफिसिट में रहना है। और मैं तो कहूँगी हर वक्त आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना चाहिए। ये नहीं होता अच्छा जितनी भूख है उतना, जितनी भूख है उससे कम खाएं, इट्स ओके। कोई आपकी बॉडी को इतने खाने की ज़रूरत ही नहीं है जितना आप खा रहे होते हैं। ऐसे ही है। 3 टाइम खाना, हम जीने के लिए खा रहे हैं, खाने के लिए थोड़ी जी रहे हैं। ये बात क्या बात है ज़ैनब। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। जब इस्लामाबाद आती हैं हमारे पास सेट रौनक लग जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस Thank टुडे। you नाज़रीन for हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वैसे दिसंबर का महीना है सबीन, एंड व्हाट रिमाइंड्स यू इन दिसंबर? ढेर सारी शादियां, सेलिब्रेशंस And? चल रहा होता है दिसंबर को। दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये शादियों का सीजन एंड कराया जाता है। दिसंबर आपकी सालगिरह आने वाली है। बस मैंने कहा मैं मेक श्योर कर दूं कि आपको याद है। नहीं हम सबको याद है। और नहीं मेरा याद ख्याल तो है- याद करवा दूंगा। मेरा ख्याल है जनवरी, अगस्त और दिसंबर, ये जितने भी सालगिरह, पता नहीं क्यों नेचुरली ऐसा हो कि 3 महीनों में जिन लोगों की सालगिरह होती है वो याद रह जाती है। इंटरेस्टिंग। I don't तो know जिसको why. नहीं याद वो याद रख ले। हाँ। लेकिन हाँ दिसंबर जी इट्स माय बर्थडे मंथ। और मैं तो ये इसलिए बता रहे हैं कि अभी से आप मैसेजेस भेजना शुरू कर दें। ढेर सारे हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास प्री है। बर्थडे पार्टी, पोस्ट बर्थडे पार्टी नहीं वो दोस्त, अगर दोस्त है शुएब के जो देख रहे हैं वो ज़रा पार्टी अरेंज करें, और जो बाकी जो राइजिंग पाकिस्तान फैमिली है वो जो है हमें मैसेजेस भेजना शुरू कर दें कि शुएब को क्या अपनी न्यू ईयर हुआ ना तुम्हारा तो हाँ। तो वो क्या रेजोल्यूशन रखनी चाहिए, और न्यू ईयर भी करीब है तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन होनी चाहिए जैसे आप हैं वैसे ही रहिएगा। ओके। ऐसे लोग कहते हैं ना बी द सेम, तो मैंने कहा वही रेजोल्यूशन होनी चाहिए। सही। बी अ बेटर पर्सन। ऑफ कोर्स हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि आप हमारा बेहतर जो इंसान कल है वो आज से और बेहतर हो, हम और बेहतर तौर पे चीजें कर सकें। बिल्कुल ये होना जी। चाहिए। तो अब जरा लेकर चलते हैं एक और सालगिरह पे। बच्चों की सालगिरह की बात करते हैं क्योंकि सही। हम तो हो गए हैं बड़े। और स्कूल में, हमारे स्कूल में ट्रेंड है ना आजकल ये। नहीं अब तो है, हमारे स्कूल में भी शुएब मतलब एक केक लेके चले जाते थे, और मतलब वो वन डिश हो जाती थी एक तरह से ना। तो जिसकी सालगिरह होती थी वो केक लेके जाता था, और जब सबसे कंजूस होता था वो कहता था मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आऊंगा। या लेजी होता था जो। बाकी कोई एक जो है ना वो डिश लेकर आता था, तो और वो मज़े से एक बड़ी ज़बरदस्ती सेलिब्रेशन, और आज तक वो मेमोरीज जो हैं वो हमारे साथ हैं। तो आज एक और सालगिरह पे आपको लेकर चलते हैं जी, उज़ैर की बर्थडे जो कि स्कूल में मनाई गई है। वो किस तरह मनाई गई है, उनके कौन से दोस्त वहाँ पर मौजूद थे, क्लास फेलोज ने किस तरह से मोटिवेट किया, किस तरह से विश किया, एट द सेम टाइम टीचर्स ने, स्कूल ने किस तरह से उसको मैनेज किया। तो आइए मिलकर सेलिब्रेट करते हैं उज़ैर की सालगिरह। उज़िल मेरे फर्स्ट बेबी हैं। आज वो माशाल्लाह 5 साल के हो गए हैं। तो आज मैंने उनके लिए बर्थडे प्लान किया है। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने आज जो है वो डायनो थीम रखी है उसके लिए, कि बर्थडे सरप्राइज़ अभी उनको देना है। क्या है उदी? हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे।
वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, लेकिन हम जब कहते हैं ना कि जब हम एक उरूज देख रहे होते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं कि ठीक है हमारे पास ज़िंदगी में सब कुछ है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा अप्स एंड डाउन में जब डाउन आता है तो हम कहते हैं बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई है यहीं पे। हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं कर रहे होते, और परफेक्ट तो किसी की ज़िंदगी नहीं होती है। कमियां तो हर किसी में होती हैं, किसी में बज़ाहिर कमी नज़र आ रही होती है, किसी में छुपी हुई कमी होती है जो सिर्फ उस शख्स को पता होती है, लेकिन मकसद एक ही होता है, वो ये है कि आपने ज़िंदगी में चलते जाना है आगे, लेकिन आपने ज़िंदगी को सिर्फ गुजारना नहीं है, आपने ज़िंदगी को जीना है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये मोटिवेशन हमें दे जाते हैं। और आज एक ऐसी ही शख्सियत को हमने प्रोग्राम में दावत दी। 12 साल की इनकी उम्र थी जब एक हादसा हुआ जिसके तहत वो जो देखने की सलाहियत है उससे महरूम हो गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कितना खूबसूरत बनाया। क्या उनकी ज़बरदस्त जर्नी रही। एक बड़ा इदारा है, उसके साथ भी एज ए चीफ़ कोऑर्डिनेटर वो काम कर रही हैं अभी, और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सोशल वर्कर हैं, बहुत सारे और टाइटल्स हैं, राइटर हैं, शेफ़ हैं, और बहुत सारे टाइटल्स हैं जो कि उन्होंने अपने नाम कर लिए हैं। और आज भी जब उनसे पूछो ज़िंदगी कैसी है तो वो कहती हैं बहुत खूबसूरत है। बल्कि उनका जुमला बड़ा प्यारा, उन्होंने कहा कि 12 साल की उम्र में हादसा हुआ जिसके बाद ज़िंदगी खूबसूरत हो गई। और जिस तरह आपने कहा कितना कुछ कर रही हैं, शी इज़ ऑल्सो चीफ कोऑर्डिनेटर फॉर पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग फॉर ब्लाइंडनेस। वी आर टॉकिंग अबाउट राबेल पीरज़ादा, हमें ज्वाइन कर चुकी है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राबेल, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपके आने से आज ये मॉर्निंग वैसी बहुत प्यारी हो गई है। राबेल, क्या मसरूफियत चल रही है आजकल? आजकल जनाब ये मसरूफियत चल रही हैं कि डिफरेंट किस्म के टास्क हो रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में विजुअली इम्पेयर्ड की लाइफ को मज़ीद कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है, तो उसके लिए हमने कुछ कॉल सेंटर के प्रोजेक्ट शुरू किए। आपको पता है आजकल हर किसी को फ्रीलांसिंग का शौक है, बस जॉब कर ली और कॉल सेंटर पे सारी रात बैठे रह गए। तो हमने ये ट्रेनिंग भी बच्चों को करवाई और साथ के साथ हमने इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सिखाए, लाइक रुबाब हो गया, गिटार है, वायलिन है, तबला है। और आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अभी हम जो है इस साल दोबारा नेशनल ब्लाइंड कुकिंग कंपटीशन करवाने जा रहे हैं। और आपको सबसे इससे भी मज़े की बात बताऊं कि इंटरनेशनल लेवल पे हम 5वें नंबर पे आ रहे हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड के कलनरी आर्ट को प्रमोट करते हैं। जबरदस्त। 2012 में अमेरिका ने करवाया, 2016 में स्पेन ने करवाया, फिर ऑस्ट्रेलिया ने करवाया, पर उसके बाद जनाब पाकिस्तान। यस, वाओ, माशाल्लाह। खुद क्या अच्छा बनाती हैं? खुद सब कुछ बहुत अच्छा बनाती है। सबसे एक कोई सिग्नेचर डिश हो जो कि फरमाइश करते हो वो बनवानी है। ऐसे तो कुछ भी नहीं, चाइनीज, इटालियन वगैरह सब कुछ, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है ना, दैट इज प्याज कीमा। प्याज कीमा, ओके। सबीन आपको आता है? प्याज कीमा, कीमा, ओके। प्याज की माँ नहीं, प्याज और कीमा। नहीं मुझे मैं कीमा बना लेती हूँ, अच्छा बनाती हूँ। हमें क्या पता? नो, आई एम सीरियस। मैं जब भी रावेल देखे, मैं जब भी इनको बताती हूँ ना कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, कैसे मान लो नहीं खाया हुआ ना? हाँ बिल्कुल भी नहीं खाया हुआ, मैंने भी नहीं खाया। ना रावेल पे यकीन है ना मुझे यकीन है। चले अगली दफा जब रावेल आ रही होंगी मुझे एक दिन पहले बताना होगा और मैं आपके लिए कीमा बना के लाऊंगी। ओके चले, डन हो गया। और रावेल आप मेरे लिए इटालियन कुछ बना रहा ना, आई वुड लव टू हैव द कीमा एंड इटालियन कॉम्बिनेशन। हाँ, हम जरा वन डिश पार्टी कर लें कि ये ज्यादा बेहतर। मैं ड्रिंक्स लेके आऊं। नहीं, कोई इशू भी नहीं है ना। अभी दिसंबर में हम करवा रहे हैं ना इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल कुकिंग कंपटीशन, तो वहाँ पे हमारे 33 विजुअली इम्पेयर्ड शेफ मौजूद होंगे ना। तो हम पीटीवी होम की पूरी टीम को दावत देते हैं कि आप वहाँ पे आए और आके ट्राई करें। यस, जबरदस्त। ये तो बड़ी अच्छी ऑफर है जी, तो हम सभी जाएंगे खाने के लिए, कोशिश करेंगे कि प्लान करें। अच्छा जी राबेल, पहले भी आपसे जब कभी पूछा जिंदगी कैसी है, बड़ा प्यारा जवाब मिला। आज भी आपसे वही सवाल है, जिंदगी कैसी चल रही है? ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और मैं कहती हूँ कि देखें, ऐसा नहीं होता कि मतलब मैं ये कह दूँ कि जी किसी के हाथ नहीं है तो उसकी मतलब ज़िंदगी बिल्कुल फारिग हो गई है, या मैं कहूँ कि आपको मैंने पाँव बांध दिए हैं और आप सड़क पे चल के जाएं, नहीं जा सकते ना। और मतलब लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत इस तरह से, क्योंकि कोई भी डिसेबिलिटी इंसान के जिस्म में नहीं होती, उसके दिमाग में होती है। आप निकाल के बाहर फेंक दें तो बस। क्या बात है, क्या प्यारी बात है। सो राबेल, थोड़ा सा मुझे ये भी बताएं कि अभी जो इससे पहले आपने बात भी की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए और ज़िंदगी खूबसूरत बनाने के लिए आप लोग माशाल्लाह काम करें, इवन दिस ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग फॉर ब्लाइंडनेस। और कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं, कौन कौन से आप लोगों ने प्लान्स हैं जो कि आपने
रोल आउट की हैं और उसमें आसानी आ रही है लोगों के लिए? वेल देखिए, हम लोगों ने स्टार्ट तो इसको 1988 से किया था और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो रिसर्च करती है कि कौन कौन से विजुअली इम्पेयर्ड को चैलेंजेस आ रहे हैं। हम सबसे पहले इनकी एजुकेशन पे हमने काम किया, मास्टर्स लेवल, BS, PhD, इवन आपको पता है कि जो पाकिस्तान के जो ब्लाइंड जज हैं वो भी हमारे ही स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा जो CSS ऑफिसर्स बने हैं, इसके अलावा फिर हम टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि जैसे कि आप कहते हैं ना कि आप लोगों की एक ब्लाइंड शख्स है ना, उसका राइट हैंड जो है वो टेक्नोलॉजी है, लेफ्ट हैंड है उसकी स्पोकन इंग्लिश, मतलब उसकी पर्सनालिटी। सो हम उस पर फोकस करते हैं, यानी कि उसके बाद हमने कुछ 30 के करीब IT लैब ऑल ओवर द कंट्री गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को लगा के उनको स्टैब्लिश करके दिए हैं कि भाई आप बच्चों को पढ़ाएं, और हम विदाउट एनी सिंगल पैनी तमाम सर्विसेज देते हैं। फिर हम देते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की है, फैशन डिज़ाइनर्स हम बनाते हैं, फिर हम पेंटिंग करना सिखाते हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट करवाते हैं। और अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि पूरे पाकिस्तान में हमने विजुअली इम्पेयर्ड ऐसी बच्चियां जो बिल्कुल घर से निकल भी नहीं सकती, उनके लिए हमने पार्क चाइना सेंटर में जो है एक स्टॉल लगाया है और उन बच्चियों से चीज़ें मंगवाई हैं जो वो हाथ से बना सकती हैं, ताकि वो सेल हो और हम उनको मतलब पैसे दे सकें और उनको घर बैठे मोटिवेशन मिले। इससे इतना फ़ायदा हुआ है कि बहुत सारी ऐसी बच्चियां जिनके घर वालों ने उनको पढ़ाया भी नहीं, मुझे एक बच्ची ने राब्ता किया कि वो देख भी नहीं सकती, वो पैरालाइज भी है, और वो कहती थी कि ज़िंदगी शायद ख़त्म हो गई। मैंने कहा बेटा आप भेजो, हम देखते हैं। और वो इतनी मोटिवेट हुई है, वो कहती है कि मुझे लगता है आप ही जब से आपसे वेली होता ज़िंदगी वाकई खूबसूरत है। क्या बात है, यानी अपनी तो आपने खूबसूरत की, सो कि आप लोगों की ज़िंदगी भी माशाल्लाह खूबसूरत करती चली जा रही हैं। राबेल, थोड़ा सा मुझे ये बताइए, जो कॉन्फिडेंस आता है किसी में भी, वो कितना ज़रूरी है, प्लस आता कैसे है? व्हाट डू यू डू अगर आपको किसी को काउंसिल करना हो टू गिव हिम और हर कॉन्फिडेंस? जिंदगी के किसी हिस्से में कुछ भी हो सकता है आपके साथ, लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, कैसे आता है कॉन्फिडेंस? देखिए एक चीज़ पता है क्या होती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मैं आपकी आंखों पे पट्टी बांध दूंगी ना, और मैं आपसे कहूंगी आप चल के वहां तक जाए, नहीं जा सकते ना, लेकिन मैं पहले आपको उसके टूल बताऊंगी, मैं आपको हाथ में व्हाइट केन पकड़वाऊंगी, मैं आपको कहूंगी राइट टू लेफ्ट मूव करें। कोई भी अब आपको गिरा नहीं सकता जब तक अल्लाह की ज़ात ना चाहे। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, पहले आप उस बच्चे को वो नॉलेज दें, उसको बताएं कि यही स्टैंडर्ड है, यही पाकिस्तानी स्टैंडर्ड है, यही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, एंड यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। और मेरा ये मानना है कि देखें, ज़िंदगी को जो है ना, स्माइल जो होती है ना, मैं ये नहीं कहती कि आपकी सारी परेशानियां दूर रहती हैं, लेकिन आप देखिए स्माइल से ना आप मतलब खुद खुश फील करते हो, और आपके आसपास वाले भी। अय्या, जैसे कि अभी आप इतना लो फील कर रहे थे, आप देखा आप दोनों स्माइल कर रहे हैं। वेरी ट्रू। हमारी एनर्जी वाकई देखिए, वाइब का एक बड़ा फ़र्क होता है कि आपके सामने कौन बैठा हुआ है और क्या उसकी एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आप इसमें कोई शक, राबेल की एनर्जी ने पूरे सेट को जो है ना एनर्जाइज कर दिया है माशाल्लाह। सो राबेल, तो घर में भी आपके हर वक्त एनर्जी रहती होगी? या बिल्कुल, मैं सुबह 7 बजे तो बेचारी निकलती हूँ ऑफिस के लिए, रात को 8 बजे घर पहुँचती हूँ, खाना पकाती हूँ, खाना पकाने के बाद 2 से ढाई घंटे मैं वॉक करती हूँ, फिर जिम करती हूँ, और फिर उसके बाद मैं इंटरनेशनल लेवल पे काउंसलिंग करती हूँ, फिर मैं उधर से ही डील करती हूँ, और बस फिर मैं खुशी खुशी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी, और फिर मैं चलें। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने अपनी बड़ी प्यारी सी रूटीन एक सेट की हुई है। राबेल, अब क्या एक्सेप्टेंस आ गई है? हम इंक्लूड करते हैं उन लोगों को जिनको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं जी डिसेबल्ड लोग हैं, हम इनको कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं। सो क्या अब हम उनको वही एक्सेप्टेंस है हमारी सोसाइटी में? कोई चेंज आ रहा है? देखिए मेरी बात सुने, डिसेबल कहना, डिफरेंटली एबल कहना, माजूर कहना, अंधा कहना, डजंट मैटर। जब मेरी निगाह गई थी ना, लोग कहते हाय हाय देखो मखदूम की बेटी अंधी हो गई, हाय हाय देखो कौन से गुनाह हो गए। लेकिन जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते ना कि भाई ये कोई गुनाह नहीं है, ठीक है, माजूरी कोई गुनाह नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, और अल्लाह ताला को मुझसे कोई सज़ा नहीं देनी थी। अल्लाह ताला ने मुझे माजूर किया है क्योंकि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं अल्लाह को बहुत प्यारी हूँ। वरना कितने लोग हैं जो गुजरते हैं, उनके सर पे चोट लगती है, वो ब्लाइंड हो जाते हैं, नहीं होते ना। जब आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर जाते हो कि आप अल्लाह के नज़दीक प्यारे हो, तो अब आप अल्लाह के का शुक्रिया अदा करोगे, खुश होके ज़िंदगी में मतलब खुशी फैला के, या फिर आप कहोगे कि फलाने ने मुझे ऐसे कहा, क्यों कहा, नहीं, ऐसे नहीं। खुश रहना है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, और उन लोगों को ज़्यादा खुश होकर दिखाना है कि लोग कहें यार ऐसी क्या बात है, ये लड़की इतनी खुश है। हम इसलिए खुश हैं क्योंकि हमें पता है कि अल्लाह ताला ने हमें इस खास मकसद के लिए चूज़ किया है। सो डजंट मैटर कि कोई क्या भी कहे, फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपके अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अगर मैं शाउट करूँगी ना, इसका मतलब मेरे अपने अंदर कोई मसला जिसकी वजह से मैं आप पे शाउट कर रही हूँ। तो जो आपके अंदर होता है ना, वो आप दूसरों पे एक्सप्रेस करते हैं।
अल्लाह का शुक्र है, जब आप मुतमईन होते हैं ना, फिर आपको ऐसी चीज़ें मैटर नहीं करती और आप खुद अपने आप को एक्सेप्ट कर लें, दुनिया आपको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेती है। क्या बात है, क्या बात है। हाउ टू स्टे पॉजिटिव? पॉजिटिव कहते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड बिकॉज इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल। सो पॉजिटिव रहने का ये मकसद होता है कि आपके यहाँ दो किस्म की जंग हमारे अंदर हमेशा चलती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। लेकिन मैं अगर एक बात बताऊँ, मेरी जर्नी में मोटिवेशन से ज़्यादा जो मेन चीज़ रही है ना, मेरी जब निगाह गई थी तो मैं 12 साल की हुई थी। मेरी नानी माँ कहती है, होते को नज़र नहीं आना ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कर। सो रैकी मैंने कहा यार मुझे नज़र नहीं आ रहा, मुझे कह रही है शुक्र अदा किया करो। लेकिन मैंने कुरान भी हिफ्ज़ किया, हफ्ते में एक दिन रोज़ा भी रखा, अभी तक स्टिल। और फिर उसके बाद मैंने शुक्राने के नफल अदा करने जब शुरू किए ना, तो मैंने एक दिन पढ़ा कि अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदे, तू रोज़ के 2 रकात नफल शुक्राने के अदा कर, ये मेरा तुझसे वादा है, मैं तुझे कोई खुशखबरी दिए बगैर नहीं सुनाऊंगा। एंड सीरियसली मतलब मुझे लगा नहीं, मुझे ऐसे लगा कि जब मैं ब्लाइंड हुई, अनारकली की तरह दीवारों में चुनवा दिया, कब्र में बंद कर दिया, और ऐसे लगा कि आफ्टर 3 मंथ्स के बाद ऐसे में मतलब फ़िज़ा में हो रही कि लोगों ने मेरा नाम ही फैरी रखना शुरू कर दिया कि इसके पास कोई मैजिक है, इसने पूरी छड़ी घुमाई है और ज़िंदगी एकदम से इसकी बदल गई है। सो आई थिंक आप हिम्मत नहीं हारनी चाहिए मेरे ख्याल में। राबेल, उन 3 महीनों में 3 मंथ्स के बाद आप वापस अपनी लाइफ में, आप बता रही हैं, वापस आई और लोगों ने आपका नाम डिफरेंट रख दिया। लेकिन एकदम से जब आपके, क्योंकि मैं इस पर्सपेक्टिव में पूछ रही हूँ क्योंकि हादसात तो कभी भी किसी के साथ हो सकते हैं, वो किसी ना किसी सूरत में, किसी का कोई अपना चला जाता है, किसी को कोई महरूमी हो जाती है। लेकिन उस टाइम पर उस डिप्रेशन से निकलना, उस स्ट्रेस से निकलना, उस महरूमी से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल लग रहा होता है। सो आप पे ये वक्त आया क्या, और जब आया तो आप किस तरीके से निकली उस वक्त से? ऐसा वैसा आया, बूम करके आया। देखिए होता ये है कि जब आपको नज़र आना बंद हो जाता है ना, सबसे पहले आप क्या चलना भूल जाते हैं, आप खाना भूल जाते हैं, आप पीना भूल जाते हैं, आप अपने कलर्स निकालना भूल जाते हैं, आप 12 साल की बच्ची खेल नहीं सकती, आप भागना भूल जाते हैं, आप कुछ उठाना चाह रहे हैं, आप इसी उसमें है कि ये पता नहीं, हाँ ना उठाओ ना उठाओ ना उठाओ, मतलब एक बहुत सारी फीलिंग्स एट अ टाइम अटैक होती हैं। कोई भी डिसेबिलिटी अकेली डिसेबिलिटी लेके नहीं आती, वो आपके साथ एक स्ट्रेस भी लेके आती है और वो आपको बोनस में मिलता है। तो उसके बाद अब मुझे सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या मिला था कि आफ्टर मतलब ब्लाइंडनेस से 6 महीने पहले ही मैं देख रही हूँ 2 ब्लाइंड बच्चियों को कि मतलब उनकी आंखों पे काले चश्मे हैं बड़े बड़े, वो ऐसे ऐसे ठक ठक करते हैं और मैं कह रही हूँ ये पता नहीं कैसे ज़िंदगी गुजारते होंगे। आफ्टर 6 मंथ मैं भी वहीं थी और मुझे पहला झटका ये लगा कि राबिल अब आपके साथ भी यही कुछ होने वाला है। सब ने कह दिया राबिल को हाफिज़ कुरान बना दो, राबिल को, लेकिन मामा पापा ने कहा कि ठीक है कुरान मजीद भी हिफ्ज़ करे, साथ साथ फिर मैंने इंग्लैंड से आर्ट एंड क्राफ्ट का कोर्स भी साथ साथ किया, कंप्यूटर भी सीखा, मतलब वो मैं कर रही थी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन एक चीज़ होती है कि आप उस चीज़ से निकलते कैसे हो। हमारा मसला ये है कि हमारे ऊपर जो बीतती है ना, हम समझते हैं कि सिर्फ हमारे साथ ही हुआ है, हम अपने से नीचे नहीं देखते। मैं जब एक जगह पे गई थी तो वहाँ पे एक बच्चा था, उसके ना पाँव पीछे बॉटम से जुड़े हुए थे, हाथ पीछे बंधे हुए थे और वो सिर्फ देख सकता था, ना वो सुन सकता था, ना वो बोल सकता था, एंड ही वॉज जस्ट ओनली 5 years old। और उस वक्त मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह मियाँ तेरा शुक्र है कि मेरा दिमाग तो सलामत है ना, मैं चल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ। उसके बाद मैंने ये सोचा जब भी मेरे पे परेशानी आती है मैं अपने से नीचे एक दफ़ा ज़रूर देखती हूँ कि क्या वाकई मुझसे ज़्यादा आई है या मुझसे कम आई है, और फिर मैं कहती हूँ नहीं अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। तभी तो हम कहते हैं ना कि हमें हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। जब जब हम ऐसे सिचुएशन में देखें तब भी हमें और ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा रखा है, आपने बड़ा प्यारा कहा। और हर मुश्किल के बाद आसानी है, बिल्कुल भी तो अल्लाह ने ही कहा है, और ये इस पर जब आपका यकीन हो जाता है तो आप मुश्किल वक्त से निकल जाते हैं और फिर एक अच्छा वक्त शुरू होता है और वो आपको मोटिवेट भी करता है। और ना सिर्फ फिर आप अपने लिए काम करते हैं राबेल की तरह, आप और बहुत सारे लोगों के लिए काम कर रहे थे, उन सबको मोटिवेट कर रहे होते हैं। राबेल बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें, अपने लिए भी अच्छा काम करें और सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छा और काम कोई मैसेज अगर करते देना चाहती हैं आज के दिन की मुनासबत से प्लीज़ शेयर दैट। मैं बस यही कहूँगी कि भाई ज़िंदगी में ना खुशी हमारे अंदर होती है, खुशी बाहर मत ढूंढें। और कहते हैं ना ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये कह दो मुश्किलों से मेरा खुदा बड़ा है। हैप्पी इंटरनेशनल डिसेबल डे। क्या बात है, व्हाट अ लवली एनर्जी राबेल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट वाज ग्रेट हैविंग यू, थैंक यू। नाज़रीन इसी एनर्जी के साथ, इसी मुस्कुराहट के साथ, इसी पॉजिटिव नोट के साथ आपसे लेंगे इजाज़त और कोशिश करें जिस तरह राबेल ने कहा ना, अपने अंदर जो खुशी है उसे उसको महसूस भी करें,
और उसको आगे Channelize तक, करें। हाँ चैनलाइज करें, आगे तक पहुंचाएं। ये बड़ा ज़रूरी है हम सब के लिए, अपने आसपास आसानी करना, सहूलत पैदा करना, खुशी, पॉजिटिव एनर्जी को लेकर चलना। मुलाकात करेंगे कल, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।